सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय टू ऑल ऑफ यू। हम अपनी फिजिक्स को जो पढ़ रहे हैं उसके लिए पहले कुछ बेसिक मैथ्स के टॉपिक मैंने यहाँ पर लेना स्टार्ट किए थे। किन के लिए फ़ायदेमंद है? अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट फिजिक्स के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, JEE के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, CUET एग्जामिनेशन के लिए, PGT एग्जामिनेशन के लिए, या क्लास 11th क्लास 12th की फिजिक्स को आप पढ़ना चाह रहे हो, उसके लिए आपके बहुत ये एसेंशियल टॉपिक्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बेसिक मैथ्स मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें मैंने स्ट्रेट लाइन को पहले आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ट्रिग्नोमेट्री को हम डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन को हम कर चुके हैं, इंटीग्रेशन को कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के बारे में हम डिटेल से, फुल डिटेल में जितना कुछ पॉसिबल हो सकता है वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। देखो होता क्या, मैं आपको पहले इसका रेफरेंस समझाता हूँ, तभी आपको क्रोनोलॉजी समझ में आएगी कहाँ से टॉपिक आता है। जब हम माय डियर वेक्टर अलजेब्रा की बात करते हैं तो इसको कैसे पढ़ना है तो आपको पता लगे कि टॉपिक मिलता कहाँ है, ओरिजिनली ये कहाँ पर मिलता है। ये ओरिजिनली टॉपिक अगर आप पढ़ने जाओगे इसके अलजेब्रा को तो आपको क्लास 12th की मैथ्स में आपको देखने को मिलता है ये। अब क्योंकि अगर मेडिकल के स्टूडेंट्स होंगे जो नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनका कभी एनकाउंटर होता ही नहीं है इस टॉपिक से, क्योंकि ये उनके उसमें कभी उन्होंने पढ़ा ही नहीं 12th की मैथ्स वगैरह में। तो ये वहाँ होता है, वहाँ का चैप्टर नंबर 10 है जो, ये उसका रेफरेंस है। मैं आपको इसलिए रेफरेंस बता दे रहा हूँ कि चैप्टर नंबर जो 10 है वहाँ पर ये वेक्टर अलजेब्रा आता है। दूसरा भी थोड़ा बहुत आपको देखने को ही मिल जाता है, तो मैं आपको बता दूँ वो कहाँ पर है। वो मिलता है क्लास 11th में, एक टॉपिक आएगा आपके साथ जब अभी आप पढ़ोगे मेरे साथ आगे। क्लास 11th की फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मोशन इन अ प्लेन नाम का एक टॉपिक आता है। क्या मैंने बोला? मोशन इन अ प्लेन, यानी 2 डायमेंशनल मोशन का एक आएगा टॉपिक, मैं आपको पढ़ाऊंगा इसे। तो मोशन इन अ प्लेन में इंट्रोडक्शन के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जब मैं क्लास 11th में था तो उस समय मैंने पहली बार वेक्टर का नाम सुना था। सुनने में नाम बड़ा फैसिनेटिंग लगा, लेकिन फिर जब धीरे धीरे मैंने देखा तो मुझे कुछ समझ में चीज़ें नहीं आई। मैं नहीं चाहता कि उस तरह की चीज़ें आपके साथ हो। मुझे अभी भी याद आता है कि मैंने किस तरह के नोट्स वगैरह बनाए थे, और वो इतने ज़्यादा मतलब बड़े अजीब से नोट्स थे यार, वो मैंने अपने सेल्फ टाइप में बनाए थे, तो मुझे कोई क्लैरिटी नहीं थी। धीरे धीरे मैं सही मायने में आपको बताऊं, मुझे क्लैरिटी आई जब मैंने क्लास 12th की मैथ्स का वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा। अब उस क्लैरिटी का फायदा मैं आपको देना चाहता हूं। चाहे आप जो भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कुल मिलाकर वेक्टर समझना है ना, तो मैं समझा रहा हूं। आ जाओ इधर। अब ध्यान से करेंगे, बहुत प्यार से करेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि ये अलग अलग जगह ब्लेंडेड है। कहीं भी पढ़ लो आप जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको चलो समझाता हूँ, शुरुआत से समझाता हूँ कि वेक्टर कहाँ कैसे कब कब यूज़ होगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बार हल्का सा वाइप कर दूँ चीज़ों को। ठीक है, अब देखो जरा मेरी बात को समझना। इंट्रोडक्शन से आते हैं। सबसे पहले वेक्टर किसे कहते हैं? ओहो सर, वेक्टर तो हम बचपन से जानते हैं सर। किसे कहते हैं वेक्टर? सर जिसके पास डायरेक्शन भी होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, उसे हम वेक्टर कहते हैं। अरे वाह भाई वाह, ये बेसिक डेफिनेशन है इसकी। लेकिन इससे कई बार बच्चों को फील ही नहीं आता, लेकिन रटी रटाई डेफिनेशन है। 7वीं क्लास में बच्चे से पूछ लो तो आजकल लगभग उसे याद रहती है कि सर वेक्टर्स आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच पजेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। लेकिन कई बार हम उसका एजेंस नहीं समझ पाते कि व्हाट डू वी मीन बाय दैट, इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको समझा दूं, एक छोटे से एग्जांपल की मदद से मैं आपको इसे समझा सकता हूं। एग्जांपल ये है कि जैसे कि ब्लॉक है, और इस ब्लॉक पे मैं आपको कहता हूं कि आपको एक फोर्स लगाना है। मैं कहता हूं कि आपने इसमें 3 न्यूटन का एक कोई फोर्स लगाया। ऐसा मैं कहता हूं कि आपने 3 न्यूटन का इस पर एक फोर्स लगाया। इसी तरीके से मैं कहता हूं कि मैं आया और मैंने भी इस पर एक फोर्स लगाया, और वो 2 न्यूटन का करीब एक फोर्स मैंने लगाया। इसी तरीके से डिफरेंट सिनेरियो हम लेते हैं, और इस केस में मैं बोलता हूं वही सारी चीजें हो गई, लेकिन कुछ इस तरह की चीज हुई कि आप जो 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे इसके ऊपर, इस तरह का 3 न्यूटन का फोर्स या 3 न्यूटन का फोर्स, मैं आया, मैंने इस पे फोर्स जो लगाया 2 न्यूटन का लगाया, और वो इस बारी में इस तरह से लगा हुआ 2 न्यूटन का फोर्स। शायद आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं यहां पर पूछूं कि इस ब्लॉक को क्या नेट फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा, आप शायद समझ पाएं कि वो 5 न्यूटन का होगा। और ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, आगे की डायरेक्शन में होगा। ये शायद जनरल नॉलेज से समझ में आ पा रहा है हमें ये बात। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स, तो आपको कहना चाहिए कि सर 3 यहां जा रहा, 2 यहां जा रहा, तो नेट 1 से आगे को जा रहा होगा। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि 1 न्यूटन का एक नेट फोर्स पड़ रहा होगा आगे की डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मैं समझता हूं कि इस चीज में पर्टिकुलर चीज मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या, लेकिन एक समझने वाली बात है, इसीलिए मैंने इस एग्जांपल को यहां पर लिया है। समझने वाली बात यह है यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ये आपके दोनों इनपुट्स हैं। इनपुट में क्या है आपके पास? 3 न्यूटन और 2 न्यूटन। और सिमिलरली यहां पे भी अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये इनपुट आपका 3 न्यूटन और 2 न्यूटन ही है। लेकिन उसके बावजूद आपके जो आउटपुट्स हैं वो काफी बदल चुके हैं। आपके आउटपुट काफी ज्यादा बदल चुके हैं, यानी 3 न्यूटन और 2 न्यूटन का फोर्स। अक्सर मैं बच्चों से इस क्वेश्चन को ऐसे पूछता हूं, मत देखो वहां, मैं ऐसे पूछता हूं बच्चों से कि ये बताओ कि अगर 3 न्यूटन और 2 न्यूटन के फोर्स को एक ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है तो ऑब्जेक्ट को कितना फोर्स महसूस होगा? 90% बच्चे आंसर 5 न्यूटन कहते हैं कि सर 5 न्यूटन इसका आंसर होगा। अब अपने आप से पूछ लेना आपने क्या कहा था, क्योंकि जब हम 5 न्यूटन कहते हो तो 5 न्यूटन हर समय आंसर नहीं होता, किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में ही इसका आंसर 5 न्यूटन है, अदरवाइज कभी इसका आंसर 1 न्यूटन भी है। और इस 5 1 के अलावा भी बहुत सारे इसके पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। अगर आप समझने की कोशिश करो, ये डिपेंड सिर्फ इस बात पर नहीं करता कि इनपुट में आपने मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन और 2 न्यूटन का लगाया था, बल्कि इस बात पर भी डिपेंड कर रहा है कि लगाए गए फोर्सेस का डायरेक्शन क्या है, या दूसरे शब्दों में कि लगाए गए फोर्सेस के बीच का एंगल क्या है।
उनके बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है तो कुछ आंसर, अगर उनके बीच का एंगल एंटी टाइप में यानी 180 डिग्री है तो कुछ एक डिफरेंट आंसर, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता तो कुछ डिफरेंट आंसर, उनके बीच का एंगल 30 डिग्री होता तो कुछ डिफरेंट आंसर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है इस क्वांटिटी के बारे में जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, जो फिलहाल के लिए फोर्स है, उसके लिए इतना नाकाफी होगा बताना कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। यह भी बताना जरूरी होगा कि वो किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके कैलकुलेशंस के लिए हमें न केवल उनके मैग्नीट्यूड बल्कि डायरेक्शन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। शायद अब एग्जांपल की हेल्प से क्लियरली समझ पाएंगे कि कहीं मैंने डेफिनेशन वही है जो होती है कि दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जांपल से मैं आपको फटाफट से इस बात को क्लियर कर लेता हूं। देखो, इसको याद नहीं करना आपको कि वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि वेक्टर्स की कुछ आपको फिजिक्स में नीड पड़ेगी, कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज आएगी जिन्हें आप वेक्टर्स कहोगे। कुछ 2-4-5 एग्जांपल ऐसे ही लिख लेता हूं, ज़्यादा उस पर कंफ्यूज मत होना। जैसे आपने सबसे पहले देखा तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम इसको ऐसे लिखेंगे एफ वेक्टर, अभी डिस्कस करता हूं इसके ऊपर। ऐसे ही कोई जैसे अगर कोई बोलेगा आपसे कि मोमेंटम है, इवन लीनियर मोमेंटम कोई बोल देगा, आपने सुना होगा मोमेंटम वगैरह, आगे सुनोगे, नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं है, 11th में सुनोगे भी। लीनियर मोमेंटम को पी से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर लगा देते हैं। इसके अलावा आपके पास, आप आगे जाके पढ़ोगे, ये ऐसे ही बोल रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना कि क्या लिख दिया, टॉर्क है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप आगे पढ़ोगे, कभी आप पढ़ोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके ऊपर ई के ऊपर ऐसा वेक्टर लगाया होगा, कभी आप पढ़ोगे सर मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे 3600 चीजें हो सकती है जो लिखने लायक है यहाँ पर। आप लीनियर मोमेंटम के साथ एंगुलर मोमेंटम भी ले सकते हो, एल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे न जाने कितनी चीजें जो हम निकालने पे आए तो लिख दें। डायपोल मूवमेंट है, उसे हम लिख सकते हैं स्मॉल पी से 2q/L, बहुत सारी चीजें। ये स्टाइल थोड़ा मारनी है मुझे आपको बता के, नहीं आपको याद करना है। ये मैं क्यों कह पा रहा हूँ ऐसे, क्योंकि भाई इनको ना जब हम पढ़ते हैं, जब हम फोर्स को पढ़ते हैं, लीनियर मोमेंटम को पढ़ते हैं, टॉर्क को पढ़ते हैं, तो हम डिफाइन करते हैं साथ साथ कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। इसके अगर ये वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन कैसे डिफाइन किया जाएगा, ये सब बातें हम इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ते समय डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये एक बात होगी, आप समझोगे कैसे कैसे बस, सो प्लीज डोंट बी वरी अबाउट इट। इसके बाद स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मतलब ओनली मैग्नीट्यूड जिनके पास है, जिनके पास डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं होता। जैसे मैं कहता हूं कि आपने 3 घंटे आज पढ़ा, 2 घंटे आपने कल पढ़ा, टोटल आपने कितना पढ़ा, सर हमने 5 घंटे पढ़ा। अब ये मैटर नहीं करता कि 3 घंटे आपने इस डायरेक्शन में मूव करके पढ़ा या 2 घंटे उस डायरेक्शन में मूव करके पढ़ा तो हम रिजल्टेंट कुछ अलग आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो कुल मिलाकर ऐसी क्वांटिटीज जिनमें ये मैटर नहीं करता कि उनमें इनपुट्स में डायरेक्शन का क्या रोल है। जैसे टाइम इसका एग्जाम्पल है, वर्क इसका एग्जाम्पल है, हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे डिस्टेंस इसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट की अगर आप बात करोगे तो इसका एग्जाम्पल है, स्पीड आप देखोगे तो ये इसका एग्जाम्पल है, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखोगे जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या मैग्नेटिक फ्लक्स देखोगे, सब ये है। There are a lot of examples from scalars also. तो स्केलर क्वांटिटी कुल मिलाकर ऐसी क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन का कोई रोल प्ले नहीं होता, जिनमें डायरेक्शन की बातचीत नहीं करनी होती, दे आर एक्टिंग लाइक ए जस्ट अ नंबर, दे आर गिविंग अस ओनली अ क्वांटिटी, दे आर गिविंग अ क्वांटिटी विद देयर मैग्नीट्यूड, बस। तो डायरेक्शन इसमें नहीं है सर, इसमें मैग्नीट्यूड होगा ऑब्वियसली, एक रियल नंबर टाइप का। इसमें सर अगर हम बात करें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की, तो दे बोथ विल बी प्रेजेंट ओवर हियर, ये दोनों प्रेजेंट होंगे इस केस में। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको समझाया। अब एक अगली बात मैं आपके साथ कर लूं कि वेक्टर का नोटेशन कैसा होता है। जैसे हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन की बात भी कर लें फिर हल्की से आपसे, क्योंकि मैं टॉपिक को बहुत बेसिक से उठा के दे रहा हूं आपको। असल में क्या हुआ ना, मैं आपको एक बात और बता दूं, 28 मिनट का जो वीडियो है ना, ये बीच में ना आगे का डिलीट हो गया था, किसी कारण से डिलीट हो गया था, उस कारण से ये वीडियो को मैं दोबारा रिफॉर्म कर रहा हूँ। आपसे क्या छुपाना, आगे का वीडियो मैं बना चुका हूँ, मुझे पता है बहुत बेस्ट बना है, ये समझ लो कि मैं फ्यूचर देख के आ चुका हूँ। खतरनाक हो सर आप तो बड़े। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे करते हो आप, सर इस तरह का एक एरो मारते हैं, इस तरह का एक एरो मारते हैं, इस तरह का, और ये एरो रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर वेक्टर को, चाहे आप फोर्स वेक्टर बोल लो, वेलोसिटी वेक्टर बोल लो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, व्हाटएवर इट कैन बी। उसमें जो खास बात है वो ये है कि ये जो चीज है इतनी, ये रिप्रेजेंट करती है वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। आप समझोगे अभी, मैं सिर्फ रटाने वाली चीज नहीं बोल रहा, कुछ काम किए सुनते रहना। ये मैग्नीट्यूड को, अमाउंट को, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। जैसे फोर्स मैंने बोला 2 न्यूटन का लग रहा है नॉर्थ साइड में, तो 2 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड है और नॉर्थ साइड उसकी डायरेक्शन है, बस वही। इस तरह से ये जो पर्टिकुलर जो चीज, जैसे हम टिप कहते हैं, और टिप गिव्स अस डायरेक्शन, इससे हमें डायरेक्शन पता चलती है किसी पर्टिकुलर वेक्टर की, क्यों कहां को डायरेक्टेड है। एक मिनट ठीक है, इससे हमें पता चलती है किसी पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। अब इससे क्या होता है कि मैं कह रहा हूं कि एक फोर्स है किसी ब्लॉक पर, आपस में 30 डिग्री पर लग रहे हैं, तो कुछ ऐसे कहने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर एक फोर्स अगर F1 ऐसे पड़ रहा है तो F2 वेक्टर यानी फोर्स 2 ऐसे पड़ रहा होगा, इनके बीच में एंगल 30 डिग्री होगा। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हो कि उन एरोस के बीच का डायरेक्शन ये ऐसे डिफाइन करते हैं।
एक अगर आप काम की चीज़ समझो कि मैग्नीट्यूड को ऐसा बोलने के पीछे कारण क्या रहा होगा, तो आप यहाँ देखो, जब मैं एग्जांपल दे रहा था आपने गौर किया होगा 3 न्यूटन को मैंने लंबा बनाया, 2 न्यूटन को मैंने कंपैरेटिवली छोटा बनाया, तो वेक्टर की लेंथ से इसका आइडिया लग सकता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। इसे वेक्टर की लेंथ कहना गलत होगा, क्योंकि लेंथ इटसेल्फ एक फिजिकल क्वांटिटी टाइप की चीज़ है जो हमें मीटर में मिलती है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी लेंथ कम है, तो लेंथ लिटरली मत लेना। मैं कहना चाह रहा हूँ इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। अब वो जो भी चीज़ हो, फोर्स हो तो भैया फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा ऊपर वाले का, नीचे वाले का कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाली है, नीचे वाली कम मैग्नीट्यूड। ये सेंस निकल के आएगा। तो इसीलिए इसका सिंगल होगी तो पता नहीं चलेगा आपको ज़्यादा फर्क, लेकिन जब ये 2 लाइन से दी होंगी आपको, तो आप एकदम से जज कर पाओगे इनके बारे में कि ए वेक्टर और बी वेक्टर में बी वेक्टर हैज़ मोर मैग्नीट्यूड। ये आपको जजमेंट आ पाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं। अब देखो, मैं आपको और क्लैरिटी के साथ चीज़ें बाकी की समझाता हुआ चलता हूँ। मैं डिस्कस कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ वेक्टर के साथ। टाइप्स ऑफ वेक्टर यानी टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है, और आपको बताना यह है कि वो कौन सा टाइम स्टैम्प रहा होगा जहाँ से मैं एकदम से बदल जाऊँगा और दूसरा में आ जाऊँगा। ठीक है, आप नहीं पहचान पाओगे, मुझे नहीं लगता। मैंने सेम ड्रेस पहन के आ रखा भाई, मैं सेम टू सेम। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर में मेरे पास कुछ वेक्टर के टाइप होंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ इक्वल वेक्टर कि व्हाट डू वी मीन बाय इक्वल वेक्टर। पहले ही सुन लो, मैं इक्वल वेक्टर पढ़ाऊंगा, नेगेटिव वेक्टर पढ़ाऊंगा, कोलिनियर वेक्टर पढ़ाऊंगा, को इनिशियल वेक्टर पढ़ाऊंगा, फिर आगे चल के यूनिट वेक्टर पढ़ाऊंगा। फिलहाल इक्वल वेक्टर एज इट्स नेम सजेस्ट माय डियर, एज इट्स नेम सजेस्ट। क्या कह रहा है इसका नाम? बोल रहा सर एक वेक्टर ये है, मान लेते हैं ए वेक्टर, आपने इसका नाम दे दिया। एक वेक्टर हमारे पास दूसरा है, मान लेते हैं उसका नाम बी वेक्टर है, एंड इट लुक्स लाइक दिस। ये एक बी वेक्टर है, इस तरीके का बी वेक्टर, और ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के दोनों हमारे पास मौजूद है। नाउ आई एम सेइंग कि इफ दे आर इक्वल वेक्टर, व्हाट डज इट मीन? जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं, वेक्टर की, तो हमें सीधा समझ में आता है कि ऐसी चीज जिसके पास डायरेक्शन है और ऐसी चीज जिसके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड है। कुछ एक मैग्नीट्यूड है, कुछ एक उसके पास मैग्नीट्यूड है और कुछ उसके पास डायरेक्शन है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर कह रहे हैं। एंड व्हेन वी आर सेइंग कि दे आर इक्वल, दैट ओनली मीन्स कि दे बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, दे बोथ आर डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन। इसका मीनिंग हुआ जैसे ये, जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा, मैंने कोशिश की है कि दोनों की लेंथ सेम दिखाई दे आपको। लेंथ का मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम दिखाई दे, और दे बोथ आर डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन। ये भी मुझे समझ में आ रहा है। अगर ये वाली नॉर्थ ईस्ट में है तो दूसरी वाली भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में डायरेक्टेड है एग्जैक्टली। तो अब मुझे खुद बताओ, इसको और इसको अलग कहना चाहिए क्या? देखो मेरी बात समझो, यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इफ ए वेक्टर, अब इधर समझो एक बात और, जब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, इफ इट इज पी वेक्टर नाम का कोई वेक्टर है, इफ आई एम saying about the magnitude of this one, then magnitude is represented by p only. You should remove that arrow symbol from the vector. जब आप वेक्टर में से उसका डायरेक्शन हटा दोगे, you are only left with the magnitude. That is this. तो मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा पी वेक्टर के, विदाउट एरो। या फिर आपका मन करे, यू कैन ऑल्सो कॉल इट लाइक कि पी वेक्टर लिखा और उसके बगल में मॉड्यूलस लगा दिया, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ पी वेक्टर। This signifies what? कि magnitude of p vector, they both are having same magnitude, they both are having same sense। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दोनों का सेम ही मतलब है। तो मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप समझोगे इस पर्टिकुलर केस में, मैं बोलूंगा अगर कि इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर मैं कह रहा हूं कि ऐसा है और मैंने कोशिश की है दिखाने की कि दोनों बराबर हैं, नहीं दिख रहे तो मैंने लिख दिया, अब दिखेंगे, लिख दिया मैंने। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि ये चीज को अगर आपको फील ना आता तो इफ यू वांट देन यू कैन कॉल इट लाइक दिस आल्सो। दोनों गलत नहीं है, दोनों ही सही है, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, एंड ऑल्सो आई एम अटैचिंग अनदर कंडीशन विच इज व्हाट कि थीटा बराबर 0 डिग्री। इफ द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, इफ दे बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, एंड दे बोथ आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, at that time we can say कि they both are the example of what? सर इसका मतलब है example of equal vectors। अब मैं सिंपली कह सकता हूं कि a वेक्टर और b वेक्टर दोनों लिटरली इक्वल है, क्योंकि दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? सेम डायरेक्शन। क्योंकि थीटा 0 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ? सेम डायरेक्शन। और अगर हम इसकी बात करें, व्हाट इट रिप्रेजेंटिंग इज सेम मैग्नीट्यूड। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। कोई बहुत भारी भरकम बात नहीं बोल दी मैंने आपको कि आप बोलने लग गए गुरुजी आप क्या पढ़ाने लग गए हमें उटपटांग चीजें। मैंने अपने काश अपने टाइम पे ऐसा कुछ पढ़ा होता, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं इस बात का कि मैंने पढ़ा तो सही, कम से कम कभी तो पढ़ा, और आज इस बात का शुक्रगुजार हूं कि आज आप लोगों को पढ़ाने का मौका मिल रहा है। तो लेकिन वही है कुल मिलाकर के बात कि आप समझो बात को यार, बाकी बातें आपसे बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, नाम। और ये चीज हमें बहुत खूबसूरत बात बताती है। ये सिर्फ डेफिनेशन इसलिए लिख रहे कि एग्जाम में आई है आपके, पहले तो एग्जाम में आएगी नहीं आपके। इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये क्रोनोलॉजिकली अगर आप आगे बढ़ोगे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जैसे मैं एक बात बोलने वाला हूँ आपको, इसका फायदा क्या होता है?
इसका फायदा ये होता है कि वेक्टर में हम बोलते हैं आगे चलकर कि वेक्टर्स में पैरेलल शिफ्टिंग एप्लीकेबल है। कई बार लगता है पैरेलल शिफ्टिंग हैवी सा वर्ड यूज कर दिया, लेकिन ये हैवी नहीं है, बहुत सिंपल है, यहां से निकल के आया। खुद आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास कुछ एक इस तरीके का एक फिगर है और ये मान लेते हैं कुछ एक रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी आप बोलना चाहो वो है, और मैं बोलता हूं एक बार के लिए कि पी क्यू है और आर एस है, इस तरह की कुछ एक चीज है। अगर मैं यहाँ एक एरो मार देता हूँ, यहाँ भी मैं एक एरो मार देता हूँ, और यहाँ मैं इस तरह का एक एरो मार देता हूँ, और यहाँ मैं इस तरह का एक एरो मार देता हूँ, मेरी बात को थोड़ा प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना प्लीज। हाँ, मैं कह देता हूँ एक बार के लिए कि इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर टाइप का लेने की मैंने कोशिश की है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि जो आरपी वेक्टर है, आरपी वेक्टर मतलब आर से स्टार्ट होकर पी की तरफ जो जा रहा है, और जो एसपी एस क्यू वेक्टर है यानी एस से स्टार्ट होकर क्यू की तरफ जो जा रहा है, आई शुड से दे बोथ आर द एग्जांपल ऑफ इक्वल वेक्टर्स। क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर के एग्जांपल नहीं है सर? क्योंकि दे बोथ आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ए दोनों का मैग्नीट्यूड है, एंड दे बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड जा रहे हैं दोनों के दोनों। इसका मतलब इतना हो गया, दे बोथ आर द एग्जांपल ऑफ इक्वल वेक्टर्स। अब एक फायदा तो आप समझ पा रहे हो क्या होगा इससे? ये होगा कल को मेरे पास कोई एक वेक्टर यहाँ पे रखा हुआ है ए वेक्टर, और मेरे पास एक वेक्टर बी वेक्टर यहाँ पे रखा हुआ है, आगे चल के आपको मिलेगा ऐसा कुछ करने को। मेरा मन कर रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ दूं मैं, ऐसे मेरा मन कर रहा है, ऐसे मन कर रहा है मेरा ऐसे कि मैं दोनों को आसपास ले आऊं, एक दूसरे से कनेक्ट करवा दूं, मैं करवा सकता हूं। मैं इस ए वेक्टर को पकड़ूंगा और उठा के इसको यहाँ चिपका दूंगा इसकी टेल के साथ। अब मुझे बताओ, मैं इसको ए वेक्टर बोल दूंगा तो आप मेरे पे गुस्सा नहीं हो जाओगे कि सर ये कैसे कर दिया आपने, ऐसे कैसे कर दिया सर आपने? ऐसे हम कर सकते हैं, काहे ना कर सके हम ऐसा? क्योंकि सर ये जब यहाँ गया तो इसका मैग्नीट्यूड बदला क्या? नहीं, जब आप पैरेलली किसी चीज को शिफ्ट करते हो, यहाँ से उठा के आप उसको यहाँ रख रहे हो, आप ना तो इसका मैग्नीट्यूड बदल लो ना ही इसकी डायरेक्शन, क्योंकि आप पैरेलल शिफ्ट कर रहे हो। जैसे ये चीज है, ये ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे नॉर्थ डायरेक्शन में ऊपर को ये लो जा रहा, डायरेक्शन अभी भी कहाँ है? ऊपर ही तो है ना, नॉर्थ ही तो है ना डायरेक्शन, ना तो डायरेक्शन बदल रहे ना तो आप इसका मैग्नीट्यूड बदल ले। तो बेसिकली आप क्या कह सकते हो कि पैरेलल शिफ्टिंग एप्लीकेबल है, जितना पैरेलली शिफ्ट कर सको करो। तो कल को कोई मुझे बोल देता है कि मैंने एक चीज यहाँ पे रखी हुई है ए वेक्टर टाइप का, और एक बी वेक्टर यहाँ कहीं पड़ा हुआ, इनको जोड़ दोगे आपस? मैंने कहा भाई मैं कुछ भी जोड़ दूंगा यार, तुम दे तो दो, एक बार जोड़ देंगे हम, कैसे भी पढ़ाओ। क्योंकि मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा इसको उठा करके, मैं इसको उठा करके यहाँ पैरेलल लाऊंगा, तो पैरेलल लाके वो यहाँ कहीं पहुंच जाएगा, ए वेक्टर बना रहेगा, बिल्कुल बना रहेगा। फिर मैं उसको उठा करके नीचे शिफ्ट कर दूंगा, ये बना रहेगा। आपको लगता है अभी भी नहीं हुआ तो अब पीछे वाले को आगे ले आओ, आगे वाले को पिछले आओ, कुल मिला के आपने देखा, जोड़ दिया आपने। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कुल मिला के पूरी कहानी में कि वेक्टर का जो बेसिकली पैरेलल शिफ्टिंग होती है वेक्टर्स में वो एप्लीकेबल होती है सर। वो यही बताने की कोशिश की वेक्टर इक्वल होते हैं, आपको आगे मिलेगा इनका मतलब। सर बहुत तेज तेज पढ़ाते हो सर आप, ऐसा लग रहा है कि 2 की स्पीड में हो, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कहीं? नहीं सर जी, आप तो बहुत ही हल्के पढ़ाते हो, बहुत ज़्यादा हल्के पढ़ा रहे सर आप तो, हम तो 2 की स्पीड में ही देख रहे थे आपको तब से। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि नेक्स्ट टॉपिक है नेगेटिव वेक्टर्स। चलो आ जाओ। नेगेटिव वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ? इफ वी हैव अ वेक्टर अगेन, एक वेक्टर ए है, एंड इफ वी हैव अ वेक्टर अगेन, ओह गॉड क्या करवा रहे हो आप मेरे से आज? मुस्की बूंदे पत्तों की आड़ में है, आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर हंस दे फिसल कर, नाजुक से मोती तारे जमीन पर। क्या गाना गाने लग जाते हैं सर आप, गाना सुनने आते हैं हम आपका। इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, जैसे कि आपको दिख रहा हो, ना दिखे तो ना दिखे, मैंने लिख दिया, ठीक है। मैंने कोशिश किया कि दोनों की जो लेंथ है, लेंथ मेरा मतलब लेंथ नहीं है लिटरली, मेरा मतलब है उसका मैग्नीट्यूड वो सेम है, क्योंकि मैंने उनकी ये चीज सेम बना रखी है, अभी मैं उसे लेंथ ही बोलूंगा। और अदरवाइज ये दोनों एंटी पैरेलल हैं, वो नॉर्थ ईस्ट में तो ये साउथ वेस्ट में, ऐसे ही बोल रहा हूँ, डरना मत यार सर ये क्या बोलने लग गए आप, ऐसे ही बोल रहा हूँ। अगर वो नॉर्थ में तो साउथ में, वो ईस्ट में तो वेस्ट में, बस इस तरह से मैंने बोल दिया थोड़ा सा। बस सर ऐसी कंडीशन जहां हो जावे वहां हम कहेंगे कि नेगेटिव वेक्टर लग जाता है। अब नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या कहना चाहते हो सर आप? सर हम ये कहना चाहते हैं कि ये ए वेक्टर बराबर हो गया बी वेक्टर के, ये तो गलत हो गया सर सरासर, असल में ये नेगेटिव के बराबर। यहां पर आप लिख सकते हो कि दिस नेगेटिव साइन इंडिकेटिंग दैट दे बोथ वेक्टर्स आर इक्वल इन देयर मैग्नीट्यूड, ऑल्दो दे आर इक्वल इन देयर मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन देयर डायरेक्शन, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टेड हैं सर, ये हम कहना चाहते हैं। अगर सर मैं गलती से ऐसा कह दूं तो क्या आप मुझे नंबर दे दोगे सर? एक स्टेप मार्किंग तो दे दो यार कम से कम सर यार, अगर ये लिख देता हूं। नहीं सर मैं आपको 100 में से इसमें -100 मार्क्स दूंगा अगर गलती से आपने लिख दिया तो, ये बात होगी सर यहाँ पर। एक बात ये ठीक है, तो ये गलत है सरासर, गलत है, कहीं आपको माइनस ना दिखे आप सोचो 100, गलत है वो।
ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर लिख दोगे सर कितने दोगे, मैं बोलूंगा सर ये बात आपने सही लिखी है, बात सही है, ये वेक्टर वेक्टर नहीं है, आप बोलना चाह रहे हो कि मैग्नीट्यूड बराबर है, वो है सर, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन सर ये लिखते हो ना आप तो ये नंबर कटने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि आप लिख रहे हो दोनों वेक्टर बराबर है, वेक्टर के लिए डायरेक्शन का बराबर होना भी जरूरी है, वो यहाँ दिख रही नहीं मुझे। बस सर आगे बढ़ लो फिर। अब हल्ला बहुत मचा रखा सर आपने आज, चाहे कुछ भी बोलो। हाँ यार बस ऐसा ही कुछ अपना हिसाब किताब है। अब एक छोटे से एग्जांपल से हल्का सा फील ले लेते हैं, क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो अभी फ्यूचर में आप थोड़े बड़े हो गए, अभी धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हो, तो आप पढ़ोगे कि F बराबर एम ए होता है। अब कैसे होता है, क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ मैं नहीं बताऊंगा कि फोर्स एक्सर्टेड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, मैं कुछ नहीं बोलने वाला भाई, ऐसा मैं कुछ बोलता ही नहीं ऐसा चीज़ है। F इज इक्वल टू एम ए। जब हम इसमें वेक्टर लगाते हैं तो F एक वेक्टर होता है, हमें समझ में आता है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर होता है, धीरे धीरे हमें समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा, डोंट वरी यार। मैं तो मान के चल रहा तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं, सीधे मतलब पहली बार पढ़ने आए हो, यही लेक्चर पढ़ रहे हो फिजिक्स में, 9th 8th 7th कुछ नहीं पता तुम्हें, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो F बराबर एम ए वैक्टर, तो सर कुल मिलाकर के M क्या है, इसका मास है। मास का मतलब होता है सर 1 किलोग्राम, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इस बेचारे को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, कहता तुम अपना अपना देख लो यार, मैं डायरेक्शन के चक्करबाजियों में नहीं रहता। हमने कहा ठीक है सर बहुत सुंदर। अब मुझे बताओ M तो जब भी होगा पॉजिटिव ही होगा ना। हाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं समझे आप मेरी बात। देखो एक बार के लिए कहता हूँ M बराबर 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब 1 किलोग्राम 1 ग्राम जो भी होगा, तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर में। सिंपल ये बन जाएगा, अगर हम यूनिट मास के लिए बात कर रहे हैं तो उसका एक्सेलरेशन की न्यूमेरिक वैल्यू ही उस पर लगने वाले फोर्स के बराबर होती है। ये ऐसा बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा भाई ये। अब उसके बाद दूसरी बात क्या है सर, इसमें 2 केसेस बन सकते हैं। मैंने कहा कैसे बना दोगे 2 केसेस, बोल रहे सर ऐसे बना देंगे हम 2 केसेस कि इफ हम बोल देंगे F वेक्टर एंड A वेक्टर आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, आर ऑपोजिट इन द डायरेक्शन। ऑपोजिट इन द डायरेक्शन का मतलब हो जाएगा सर उस समय ये दोनों के बीच में इस तरह का कुछ एक रिलेशन बन जाएगा, अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और एक दूसरा केस हो सकता है कि इफ F वेक्टर एंड A वेक्टर आर एक्टिंग इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन, मतलब आर इन सेम डायरेक्शन। अगर ये सेम डायरेक्शन में होंगे तो उस समय F वेक्टर बराबर हो जाएगा A वेक्टर के, उस समय माइनस नहीं होगा, उस समय प्लस होगा। सर समझ गए बात को? हाँ जी सर समझ गए हम बात को, लेकिन हम सर समझे अभी भी नहीं, आपने फालतू का बस ऐसी लीपा पोती कवर अप कर रहे हो सर आप, मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा कैसे मज़ा चाहिए आप लोगों को, अब समझ में नहीं आ रहा मेरे, देते हैं मज़ा, रुक जाओ। एक मज़ा हम आपको दे सकते हैं, अगर आप सोचो कि ये पेन है, सर सोचना क्या है, पेन ही है, हाँ भैया पेन ही है यार। आजकल के बच्चे भी ना उल्टे जवाब ले लो उनसे। देखो ऊपर फेंका मैंने, नीचे आएगा, हाँ तो नीचे तो आएगा, ऊपर कोई कैच करने वाला नहीं। अबे यार ले भाई किसको पढ़ाने लग गया मैं, चलो यार, मतलब ऊपर फेंका एक बारी के लिए, गया ऊपर गया सर, तो जब ये ऊपर जाता है ना, इसके बाद भी वेलोसिटी कितनी भी नहीं है, 0 है। मैंने फेंका ऊपर, मैंने कुछ एक सर्टेन वेलोसिटी इसको दी, और जैसे ही मैंने इसको वेलोसिटी दी है, गया 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 ऊंचाई पे, फिर ये नीचे क्यों गिर रहा है सर, हम आगे पढ़ेंगे इसको। लेकिन एक बहुत जनरल ऑब्जर्वेशन होता है कि जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं पृथ्वी में खड़े होकर, तो वो नीचे की तरफ को गिरती है। कारण है धरती के केंद्र से लगने वाला धरती का आकर्षण बल, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल या फिर अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यानी कि जो धरती का केंद्र होता है, जो अर्थ का सेंटर होता है, वो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी रखता है। इसलिए जैसे हम इसको ऊपर फेंक रहे हैं, ये चीज नीचे ले जाना चाहती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्यों जा रही है? क्योंकि धरती से खींच रही है, फोर्स लगा रही है। और फोर्स 2 तरह के होते हैं, कॉन्टैक्टिंग और नॉन कॉन्टैक्टिंग। ये नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स है, क्योंकि धरती के अंदर से उसका हाथ निकल के नहीं आ रहा, ले भाई आजा। नॉन कॉन्टैक्टिव फोर्स जैसे मैग्नेट्स के बीच में लगता है, एक मैग्नेट दूसरे को खींचता है, लेकिन कोई बिना टच के खींचते हैं एक दूसरे को, इसे कहते हैं फील्ड। इस तरह के फोर्स को हम क्या कहते हैं सर? फील्ड कहते हैं। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड की मैं बात कर रहा हूं, कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, कारण है कि उस पर नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। पकड़ लिया आपने? इतनी कहानी सुनाई सर, इतना ही तो कहना चाह रहे हैं ना आपकी फोर्स नीचे को लग रहा है। हाँ जी हाँ सर, मैं यही कहना चाह रहा था। अब मुझे बताओ, जब आपने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर को फेंका है, ऊपर जाते 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 क्या आप मानते नहीं कि आपने जो वेलोसिटी थी वो 0 हो जाती है सर? तो वेलोसिटी चेंज मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे जाकर, डोंट वरी, ये तो हमारा टॉपिक है आगे जाकर। लेकिन यार मैं मान लेता हूँ थोड़ा बहुत कभी 9th में गलती से आपने सुन लिया हो एक्सेलरेशन जैसी कुछ चीज़ होती है, नहीं सुना चलो चलेगा। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का चेंज होना। अच्छा सर, बहुत बड़ी बात बता दी आपने हमें। हाँ जी, तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का चेंज होना। क्या होता है सर इसमें? आप देख नहीं रहे कि आपने जैसे इसको ऊपर की तरफ फेंका सर, आपकी वेलोसिटी ना कम हो रही है। मैं आपको बताऊं कितनी कम हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड कम हो रही है हर एक सेकंड में। मोटा मोटा लेके चलो, एक सेकंड में जैसे ही 1 सेकंड गुजरता है, आपकी स्पीड जितनी भी थी, जैसे आपने 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, अगले 1 सेकंड में इसकी स्पीड 90 हो जाएगी, अगले 1 सेकंड में ले भाई 80 हो जाएगी, अगले 1 सेकंड में ले भाई 70 हो जाएगी। तो 10 सेकंड बाद ही बेचारा 0 वेलोसिटी पे ऊपर पे ऐसे खड़ा होगा, और फिर उसके बाद ये नीचे गिरना चालू करेगा। फिर क्या करेगा? अगले सेकंड में वेलोसिटी को फिर से चेंज करेगा। अभी उस पर नहीं जाते, इधर आते हैं। तो कुल मिलाकर जैसे जैसे हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, उसकी वेलोसिटी 1-1 मीटर पर सेकंड से कम हो रही है। इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। लेकिन ये एक्सेलरेशन कम कर रहा है, ये निगेटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। असल में इस बारी में फोर्स इसमें नीचे को पड़ रहा है, और अगर हम देखें मतलब ये बॉडी ऊपर को जा रही है, बॉडी पे एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में ना, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी का चेंज,
और चूंकि वेलोसिटी का चेंज इस बार एक्सेलरेशन मैंने बोल रखा है उसे वेलोसिटी के चेंज को, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों लिया मैंने? क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में उल्टा रिलेशन हो रहा है, क्योंकि बॉडी मूव ऊपर कर रही है लेकिन उस पर फोर्स नीचे की डायरेक्शन में पड़ रहा था। तो ये नेगेटिव फोर्स का एग्जांपल हो गया, या फिर ये समझा रहा है कि इस नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होगा। दूसरा कैसे समझ सकते हो, ये ऑब्जेक्ट आपने से नीचे फेंका, हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का अपने वेलोसिटी में चेंज करता है, यानी कि जी कहते हैं इस पर्टिकुलर केस में से, स्मॉल जी ना, मैं ज़्यादा नहीं जाना चाह रहा उस पर। तो ये हर एक सेकंड में अपनी अपनी इस वेलोसिटी को बढ़ाता रह रहा है, यानी इस पर एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है। इस पर्टिकुलर केस में जिस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है उसी डायरेक्शन, वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का भी है, यानी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। इस केस में क्या था कि फोर्स भले ही नीचे को पड़ रहा था लेकिन बॉडी ऊपर को जा रही थी, तो उसमें जो एक्सेलरेशन था वो पॉजिटिव कंसीडर नहीं किया जाएगा, नेगेटिव किया जाएगा। मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी में चेंज तो करवा रहा है लेकिन नेगेटिव चेंज करवा रहा है। यहाँ वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है लेकिन पॉजिटिव चेंज हो रहा है। बस ये हल्का सा समझा दिया यार, आप भी याद रखो। छोड़ो यार सर, पका के रख दिया आपने, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। कभी कभी तो सर हम दुखी हो जाते हैं आपसे, ऐसा लगता है कि यार क्या करें, फिर हमें लगता है कि यार पढ़ा तो सही रहे यार, यहीं से कुछ समझ में आ गया तो आ गया, फिर सर इसलिए रुक जाते हैं। हमारी इस बात का बड़ा फ़ायदा उठाते हैं सर, आप कोलिनियर वेक्टर्स को समझा देते सर तो अच्छा रहता। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक है, कोलिनियर वेक्टर। ये सेकंड कहाँ से हो गया सर, थर्ड बोलो ना ऐसे, ये थर्ड टॉपिक हो गया। कोलिनियर वेक्टर का मतलब, क्योंकि इक्वल वेक्टर पहला था, दूसरा नेगेटिव था, तीसरा। ये बहुत सिंपल है बेचारा, इसके बारे में तो मैं कुछ कहता ही नहीं यार, बहुत शरीफ किस्म का इंसान है। ये बोलता है भाई देखो यार, तुम भी खुश रहो मैं भी खुश रह लेता हूँ, बस थोड़ी बात तो मेरी मान लो, तुम्हारी थोड़ी बात मैं मान लूँगा। मैंने कहा बड़ा ही ज़बरदस्त इंसान है यार। ए वेक्टर इधर को चल दिया, ये बोल रहा भैया बी वेक्टर इधर को चल दिया, मतलब मज़े ही मज़े। और उसके बाद ये वाला बोल रहा सर जी हम तो इधर को चल दिए ए वेक्टर लेकर के, और ये बोल रहा जी सर जी हम तो इधर को चल दिए बी वेक्टर लेके। मैंने कहा भाई बढ़िया हो रहा तुम लोगों का यार, ए वेक्टर को इधर को चल दिया और इसमें ये उधर को चल दिया था, ये उधर को चल दिया था, तो ले भाई तू इधर को चल दिया, ये बी वेक्टर इधर को चल दिया कहीं ना कहीं इस तरीके से। अगर आप इन ऑब्जर्व करोगे, इस पर्टिकुलर केस में थीटा 0 डिग्री है एंगल जोन के बीच में। इस पर्टिकुलर केस में अगर आप ऑब्जर्व करोगे थीटा 180 डिग्री है। इस केस में आप ऑब्जर्व करोगे थीटा दोनों के बीच में 0 डिग्री है, और इस केस में अगर आप ऑब्जर्व करोगे थीटा दोनों के बीच में 180 डिग्री। अब मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें कुछ खास बातें भी हैं, जैसे ये कि इस केस में ए और बी बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज, इस केस में ए और बी बराबर नहीं है सर, आप देख सकते हैं। इस केस में अगर आप देखो ऑब्जर्व करके तो ए और बी बराबर हैं, और इस केस में आप फिर से देखें तो ए और बी बराबर नहीं है। ए और बी का मतलब समझ रहे हो, मैग्नीट्यूड ऑफ देम। अगर आप गौर से देखो, प्यार से देखो, तो आपको एक जबरदस्त बात समझ में आएगी और आप चौंक जाओगे, आप हिल जाओगे ऊपर से नीचे तक कि सर ये इक्वल वेक्टर है। अरे बाप रे सर क्या बता दिया, हम तो बिल्कुल मतलब एक तो हमें समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल, ये तो इक्वल वेक्टर है। अच्छा, और ये वाला सर निगेटिव वेक्टर, ये वाला कैसा वेक्टर है सर, ये निगेटिव वेक्टर है। हाँ भाई एसी वैसी सब बंद करेगा, असल में वो बहुत आवाज़ कर रहा था पता है, उस चक्कर में मैंने बंद करा हुआ सर। तो अब मैं गर्मी हो गई काफ़ी ज़्यादा। तो कुल मिला के इक्वल वेक्टर है, नेगेटिव वेक्टर है। तो आप समझ पा रहे हो क्या, ये इक्वल है नहीं है सर, ये नेगेटिव है नहीं है सर, ये भी नहीं है कुछ, क्यों नहीं, क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, मैग्नीट्यूड अनइक्वल है। तो आप समझ पा रहे होगे ये बात कि इक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर जो है वो कोलिनियर वेक्टर, ये तो एग्जांपल है। अब मैंने बताया नहीं कोलिनियर होता क्या। हो सर कोलिनियर तो बता दो यार, कैसे हो यार सर, आपको पढ़ाने कौन कौन आपको पढ़ाने के लिए सर। कोलिनियर वेक्टर का मतलब जिसमें जो थीटा होता है आइदर 0 और 180 डिग्री। जब भी कभी दो वेक्टर्स कोलिनियर सेम लाइन टाइप की, जब भी उनके बीच में एंगल या तो 0 डिग्री का होगा या तो 180 डिग्री का होगा, दे विल बी द एग्जांपल ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स। या तो ये मैग्नीट्यूड डजंट मैटर, मैग्नीट्यूड का चक्करबाजी नहीं है। तो इसलिए ये इक्वल है, इससे हमें लेना देना नहीं है, इसका एंगल 0 है इसलिए कोलिनियर है। ये नेगेटिव है, हमें लेना देना नहीं है, इसका एंगल 180 है इसलिए। ना केवल ये दो बल्कि ये दो भी इसके एग्जांपल है, क्योंकि मैग्नीट्यूड अनइक्वल है तो भाई हमें क्या, हमें तो 0 डिग्री चाहिए, 180 डिग्री चाहिए या 0 डिग्री चाहिए, मिला ना सर तो हो गया आंसर। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका, स्टेटमेंट टाइप में ये बन सकता है कि एवरी इक्वल वेक्टर इज द एग्जांपल ऑफ कोलिनियर वेक्टर है। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी इक्वल वेक्टर होगा वो एसेंशियली इस कंडीशन को फुलफिल करेगा 0 डिग्री वाली, तो हो गया वो कोलिनियर बन गया। लेकिन एवरी कोलिनियर वेक्टर इज इक्वल वेक्टर, नो सर इट इज रॉन्ग, क्योंकि ये इक्वल तो नहीं है लेकिन कोलिनियर है, इक्वल तो नहीं है सर कोलिनियर है, इक्वल तो नहीं है सर कोलिनियर है। इसका मतलब एवरी इक्वल वेक्टर इज कोलिनियर वेक्टर बट इट्स कन्वर्ट्स इज नॉट ट्रू। दैट इज व्हाट कि इक्वल वेक्टर तो कोलिनियर होता ही होता है, लेकिन हर कोलिनियर वेक्टर इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, मे और मे नॉट भी हो जाता है। इसी तरीके से एवरी नेगेटिव वेक्टर इज द एग्जांपल ऑफ कोलिनियर वेक्टर बट एवरी कोलिनियर वेक्टर मे और मे नॉट बी नेगेटिव वेक्टर, क्योंकि भैया ये कोलिनियर है ना, ये नेगेटिव वेक्टर जो है कोलिनियर है, लेकिन क्या ये तीनों के तीनों नेगेटिव वेक्टर है? नहीं सर, ये कोलिनियर तो है लेकिन नेगेटिव नहीं है। ये तीनों कोलिनियर वेक्टर तो हैं लेकिन नेगेटिव वेक्टर नहीं है। इसलिए हर नेगेटिव वेक्टर 100% श्योर है कि कोलिनियर तो होगा, लेकिन हर कोलिनियर वेक्टर नेगेटिव हो गारंटी नहीं है। सिमिलरली हर इक्वल वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होगा 200% गारंटी है,
लेकिन हर कोलिनियर वेक्टर इक्वल वेक्टर हो कोई गारंटी नहीं है, मे और मे नॉट भी का केस है। बस इस तरीके से चीजें होती है। फिनिश। कोलिनियर भी समझ पाएंगे। एक छोटा सा होता है, वैसे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें बोलने लायक, लेकिन लिख लेता हूं। कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, ठीक है। कोइनिशियल वेक्टर का मतलब क्या होता है सर? कोइनिशियल वेक्टर का मतलब है कि ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। एक लेट से आप कह लो कि ये ओ पॉइंट है, इस वेक्टर का नाम ए वेक्टर बोल दो, इसका नाम बी वेक्टर बोल दो, इसका नाम सी वेक्टर बोल दो। सर इस केस में हमें समझ में आता है कि ऑल दे आर द एग्जांपल ऑफ को इनिशियल वेक्टर। व्हाई वी आर कॉलिंग देम को इनिशियल? बिकॉज दे ऑल आर इनिशिएटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट विच इज ओ हियर, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम। तो एक बेसिक टर्म है जिसको कभी भी कोई भी कैसे भी यूज कर सकता है ना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इतना काम हो चुका है, मैं एक बार हल्का सा चेक कर लूँ कि सर हमारा माइक वगैरह चल रहा है, हमारा क्या वीडियो क्वालिटी वगैरह मतलब कुछ है कि नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हमें जल्दीबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। हेलो हेलो, वेरी गुड, ठीक है। बस हमें इतना ही करना है, आराम आराम से करना है, जितना भी करना है, ठीक है ना। और मैं बहुत ज़्यादा काम होकर चीज़ों को करवाना चाहता हूँ आप लोगों को, ताकि कोई टेंशन हो। आपको लगता है आप थक गए हो, आप आराम से ब्रेक लो, क्योंकि आधा घंटा कर लिया आपने अपना, ठीक है। आराम से ब्रेक लो, पोमोडोरो टेक्निक लगाओ, 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर आ जाओ वापस से। सर अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा कि टाइप्स ऑफ, मैंने वेक्टर समझा दी, अब मैं वेक्टर के एडिशन की ओर आने जा रहा हूँ। लेकिन वेक्टर का एडिशन में डायरेक्ट आपको कभी भी नहीं बता पाऊंगा, मुझे उसके लिए जरूरत पड़ेगी कुछ चीज़ों को समझाने की। पहले मैं आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर सम बताऊंगा, तभी जाकर मैं आपको समझा पाऊंगा। जैसे एक चीज़ होगी, इसे कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर सम। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर सम, जब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर सम मैं आपको पढ़ा दूं तो मेरे लिए काफ़ी चीज़ें आसान होगी, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, हद से ज़्यादा आसान हो जाएगी। दिखाता हूँ मैं आपको मैं कहना क्या चाह रहा। ये कहता है, मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुना दूंगा अभी। ये लिखा हुआ ए वेक्टर ऐसा है, और मान लेते हैं कि एक बी वेक्टर ऐसा है, इस तरीके से, ठीक है। तो उस समय इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, दिस विल बी गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। ये जो होगा, दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग द रिजल्टेंट वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। प्लीज थोड़ा ध्यान से देखो, ये ऐसा होता है, ये चीज आपको दिखाई दे रही है, जिसे कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। व्हाट डू वी मीन बाय दिस? ये कह रहे हैं कि अगर कोई वेक्टर इस तरह से हो, दूसरा वेक्टर इस तरह से हो, तो तीसरा वेक्टर उनका रिजल्टेंट, यानी इसका और इसका नेट इफेक्ट, अगर आप इन दोनों को हटा भी दो, आप चाहते हो कि जो इफेक्ट ये दोनों दे रहे हैं मुझे चाहिए इफेक्ट, तो आप इस डायरेक्शन में इफेक्ट दो अपना इतने मैग्नीट्यूड का, आर मैग्नीट्यूड का, तो आपको रिजल्ट वही मिलेगा जो ये दोनों मिलकर दे रहे थे। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? आप मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे कि हमारे पास दो मग हैं, 2 मग को हमने किसी बाल्टी में खाली कर दिया, तो अब जितना 2 मग के पानी के कंटेंट था, उतना ही कंटेंट अब हमारे पास उस बाल्टी में है। बस वैसा ही टाइप की चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसको अगर स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिखना चाहते हो, आप लिख सकते हो कि इफ वी हैव टू वेक्टर्स एज अ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स विल बी गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। अगर हमें कोई 2 वेक्टर इस तरीके से मिले हुए जो हेड और टेल के ऑर्डर में कनेक्टेड है, ये जरूरी है, इनके बीच में जो कनेक्शन है हेड टेल का कनेक्शन है, तो उस समय इनका जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल से निकाला जा सकता है, जो कि जिसमें हेड और हेड का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। बस हो गया, दैट्स ऑल। यही होता है। फायदे क्या क्या होते हैं इसके? हम बहुत फायदे देखेंगे इसके, अभी तो मैं कितने तो आपको यही दिखा दूंगा। तो ये सिर्फ बोलने और रटने वाली बातें नहीं है कि ट्राइंगल लॉ हमने लिख दिया, इसको काम में लेना में, तब ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी समझ में आती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके साथ जिक्र कर लेना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि अभी का अभी कर लूं जिक्र। वैसे मैं करता नहीं हूं इतनी जल्दी, लेकिन पता नहीं क्यों आज आपका साथ मन कर रहा है, तो एक बार ले लेते हैं इसे, ठीक है? साथ में ले लेंगे। पहले आ जाओ, पहले लॉ ऑफ वेक्टर, लॉ ऑफ parallelogram, so I'm sorry for this, parallelogram law of एक्चुअली क्या है ना, मुझे गर्मी भी लग रही है। लॉ ऑफ, एक मिनट में बताता हूँ आपको, वेक्टर एडिशन, और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी सही नहीं है, और फिर मैं चला नहीं पा रहा एसी, और उसके कारण मुझे मेरी स्वेटिंग भी हो रही है। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो माफ़ी चाहता हूँ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब क्या होता है? ये कहता है कि इफ़ यू हैव अ वेक्टर ए and if you have another vector b like this, अब मैं समझाता हूँ, स्टेटमेंट बोलूंगा, then the resultant will be equal to, देखो ये कहता है, वो कहता है if we have two vectors such that they are acting like a two adjacent side of a parallelogram, then the resultant of these two vectors will be given by the diagonal of that parallelogram. You can rewind and repeat and rewrite that sentence. आप इसको लिख लेना अपने उसमें जो मैंने बोला, ठीक है? अब इसका मीनिंग क्या है? ये कह रहा है कि अगर आपके पास 2 वेक्टर इस बार ऐसे मिले हुए हैं जो एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड की तरह बिहेव करता है, एडजेसेंट मतलब जुड़ी हुई साइड है। अब इनका ऑर्डर इस बार अगर आप गौर करोगे तो टेल टू टेल आपस में कनेक्टेड है। इससे पहले हेड टेल कनेक्ट हो रहे थे, अभी टेल टेल कनेक्ट हो रहे हैं। जब भी ऐसा सिनेरियो आपको मिलेगा, जब भी मिलेगा, हमें दिखेगा, हमें बहुत बार, तो उस समय आप क्या करो कि उन दोनों को एडजेसेंट साइड मानते हुए एक पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर दो। जैसे इसको माना पैरेलल कर दिया, और इसके पैरेलल एक इसको यहां से ले लिया, तो ये कंस्ट्रक्ट कर दिया मैंने एक पैरेललोग्राम। जैसे ही मैंने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया, अकॉर्डिंग टू देम द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू विल बी गिवन बाय दिस, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू विल बी गिवन बाय दिस थिंग। इससे हमें मिल जाएगा रिजल्टेंट, यानी दिस विल बी द रिजल्टेंट। आर वेक्टर बराबर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ अस।
ये रिजल्टेंट की तरह बिहेव करेगा। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इस तरीके से काम इसका होगा। क्या क्या होगा आपको दिखाता हूँ। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ट्राइंगल लॉ का एक एक्सटेंशन है। कैसे सर? ये ऐसे ट्राइंगल लॉ का एक्सटेंशन है क्योंकि अगर आप देखोगे कि ये बी वेक्टर है तो क्या आप नहीं मानना चाहिए आपको कि ये भी बी वेक्टर होगा? क्यों सर? क्योंकि इक्वल वेक्टर है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन वही है जो उसकी है, ये उसके पैरेलल है, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है क्योंकि पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम है तो इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल इन डायरेक्शन, दैट्स व्हाई दे बोथ आर सेम वेक्टर। ये ए वेक्टर, तो मुझे बता दो क्या ये ए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब काम हो चुका है, खत्म। देखो आपको क्या नहीं लगता कि इस बिलो ट्राइंगल है, लोअर ट्राइंगल है, इसमें हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल लॉ लग रहा है। क्योंकि अगर आप गौर से देखो, मैं इसको कुछ नाम दे दूं, अगर मैं बोलूं ये ओ है, ये पी है, ये एक बारी के लिए क्यू है और इसको एक बारी के लिए एस बोल देता हूं क्योंकि आर ऑलरेडी यूज हो रहा है। अब मैं एक बात समझाता हूं आपको, क्या आपको नहीं लगता कि ओपी वेक्टर को अगर मैं ऐसा कहूं ओपी वेक्टर और मैं अगर कहूं कि पी क्यू वेक्टर का सम, मुझे बता दो कि कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए सर? ये आपको नहीं लगता कि वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग ओक्यू के बराबर मत बोलना कभी, ओक्यू वेक्टर के बराबर बोलना, क्योंकि वी आर एडिंग वेक्टर्स नॉट द नंबर्स। अभी मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा मैं ऐसा क्यों एम्फसाइज कर रहा हूं। ये मतलब निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ओपी वेक्टर असल में आपका बी वेक्टर, अगर आप कहना चाहते हो ये आपका ए वेक्टर है और ओक्यू वेक्टर को आपने असल में आर वेक्टर का। आप समझ पा रहे हो कि आपने ये कहने की कोशिश कर रहा है ट्राइंगल लॉ। अगर आप अपर ट्राइंगल में देखने की कोशिश करोगे तो अपर ट्राइंगल में आपको मिलेगा कि ट्राइंगल लॉ फुलफिल हो रहा है क्योंकि हेड टेल का कनेक्शन यहां भी है। देखो यहां तो हुआ ही था ट्राइंगल लॉ में, यहां भी हो रहा है। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि ओ एस वेक्टर प्लस एस क्यू वेक्टर को अगर हम ऐड कर रहे हैं, देन वी आर गेटिंग दिस थर्ड वेक्टर एज अ रिजल्टेंट वेक्टर। मिल रहा नहीं मिला? एग्जैक्ट ट्राइंगल लॉ लग रहा है, पीछे बताया था हेड टेल और ये टेल टेल मिल रही है, एग्जैक्ट हो रहा है सर काम। तो ये हो जाएगा ओक्यू वेक्टर के बराबर। अगर आप गौर से देखने की कोशिश करें, आप पाएंगे कि ओ एस वेक्टर तो हमारा ए वेक्टर है और रही बात एस क्यू वेक्टर की, तो एस क्यू वेक्टर को प्लीज ध्यान से देखें, वो बी वेक्टर है और ये बराबर हो रहा है ओक्यू वेक्टर के। ओक्यू वेक्टर अल्टीमेटली आर वेक्टर ही हमने बोल रखा है। तो दोनों ही सिनेरियो में, चाहे आप इसको देखो, चाहे आप इस चीज को देखो जो मैंने यहां पर बनाई है ये वाली चीज, या फिर आप इस चीज को देखो जो मैंने अभी जस्ट यहां पर लिखी है, इन दोनों से क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि दोनों के आर बराबर हैं? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बी वेक्टर ने ए वेक्टर के साथ ऐड होके, ए वेक्टर ने बी वेक्टर के साथ ऐड होकर जो चीज बनेगी उसी में। और कहीं ना कहीं एक बहुत ब्यूटीफुल चीज कह देता है, ये कहना चाह रहा है कि वेक्टर लॉ, द एडिशन ऑफ वेक्टर्स आर कम्यूटेटिव इन नेचर। ये कम्यूटेटिव नेचर के हैं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आ गई। इससे आगे मैं प्रूव करूंगा जब मैं अलजेब्रा डिस्कस करूंगा कम्यूटेटिव, लेकिन आप भूले ना इस बात को तब तक के लिए। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं, यानी जैसे 3 + 2 5 होता है और 2 + 3 भी 5 होता है, इसे कम्यूटेटिव कहते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि जैसे 3 + 2 बराबर 2 + 3 होता है, ऑर्डर बदलने पर भी चीजें ना बदल रही हो, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। लेकिन 3 - 2 और 2 - 3 बराबर नहीं होते कभी भी, इसलिए सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ये बातें होती है, तो यहाँ पे करता है वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो। ये आपने ऐसे देखा, अभी अब वैसे भी दिखाऊंगा आपको जहां आपको अपनी आंखों से दिखेगा, ठीक है? तो आप ऐसा मत सोचना सर एडिशन तो करता ही था तो इसमें बड़ी बात नहीं बता दी, अपनी बड़ी बात है, ठीक है? अभी बाद में डिस्कस करेंगे कितनी बड़ी है। तो इतना ही है, इतना ही सफिशिएंटली बोला जाना चाहिए, इसमें मैंने बोल दिया, तो मैंने वो प्रूफ कर दिया। मैंने आपको दिखाने की भी कोशिश करी कि अल्टीमेटली ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही लग रहा है और कहीं ना कहीं कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है। मैं चाहता हूं माय डियर आपके साथ में एक बहुत ब्यूटीफुल सा डिस्कशन यहां पर कर दूं, जो मैं अक्सर बच्चों से कम करता हूं, लेकिन आपसे मुझे पता नहीं कि फील सा रहा आज के दिन, पता नहीं क्यों आप पर दिल से आ गया। देखो चलो यहाँ पे जरा समझ लेना कि मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन टाइप आपको करवाना चाह रहा हूं जो मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। मैं बहुत कम करवाते हैं बच्चों को, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरा। ये बी वेक्टर जरा समझते रहो। जब भी ना अब मैं निकालना चाहता हूं कि इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम, उस पर मेरा डिस्कशन होने वाला है। तो मैं एक काम कर लूं कि आपके साथ मैं एक डिफरेंट स्लाइड ले लेता हूं क्योंकि काम बढ़ेगा, काम लंबा जाएगा। देखो आजा इधर, अब मैं निकालना चाह रहा हूं आपको एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर सम। अगर आपने ये नहीं पढ़ा, आपने कुछ नहीं पढ़ा, ये समझ लो, मेथड ऑफ वेक्टर सम। देखो मैं भी सोच सकता हूं कि वेक्टर का लेंथ वेक्टर सम, मैं भी सोच सकता हूं कि यार वीडियो का लेंथ कम रखते हैं, क्यों इधर की बातें करें, लेकिन मेरे से ना हो पाएगा ये, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको हर कुछ बता दूं, ऐसा ना छूटे कि आप बोलो यार ये नहीं पढ़ा। इसलिए एक बात सुनो, और ये बहुत काम की बात है, बहुत ज्यादा काम की बात है। अगर आप देखते हो तो आपका मतलब वर्थ इट रहेगा जो कुछ आप देखोगे इसमें। देखो देखते रहो बस। ये हमारे पास एक वेक्टर है, लेट्स से ए वेक्टर इसे कह लेते हैं, और हमारे पास यहाँ कहीं पर एक वेक्टर है बी वेक्टर, इस तरीके से हेड एंड टेल कनेक्शन के बीच में हुआ है। अगर कोई कहता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है तो उसके बीच के एंगल भी हमें गिवन होता है। प्लीज मेरी इस बात को नोट करके यहाँ कहीं पे लिख दो कि सर जवाब देंगे इस बात का, मैं दूंगा इस बात का जवाब कि अगर हमारे पास, मैं लिख नहीं रहा आप लिखो प्लीज, कि अगर हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है तो हम उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। ये आप समझ जाओ। मैं बहुत डीप में जाके बोल सकता हूं इसके बारे में, लेकिन उतना सेंस नहीं है अभी, आगे जाके हम सीधे मैथ्स लगाएंगे, समझ में आ जाएगा। तो चिंता मत करो, आपने लिख दिया, नोट करना उसको। तो इनके बीच का एंगल गिवन होगा, लेकिन वो जो एंगल होता है वो एंगल कौन सा होता है? वो एंगल होता है उन दोनों के बीच का कौन सा एंगल? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया एंगल। अगर मैं बोलता हूं एक बार के लिए कि इनके बीच का एंगल मैंने निकाला, दो वेक्टर गिवन थे, 30 डिग्री आया, तो 30 डिग्री क्या ये है क्या 30? नहीं सर, ये 30 नहीं है। फिर
वो कैसे निकालता है वो अपना डिफरेंट टॉपिक है, वो प्रोडक्ट पढ़ते समय आएगा। लेकिन अगर वो कुछ है, अगर वो एंगल थीटा है तो वो कहाँ शो होगा सर? वो ऐसे शो होना चाहिए, यानी वेक्टर्स ऐसे होने चाहिए, एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, यानी क्लॉक एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मेजर होना चाहिए एंगल। यानी एंगल मेजर तभी करो जब दोनों वेक्टर्स आपस में टेल टू टेल कनेक्टेड हो। यहाँ तो नहीं है सर, यहाँ तो नहीं है, तो क्या करें सर? इसको उठा के मैं आगे शिफ्ट कर सकता हूँ क्या? पैरेलल शिफ्टिंग मैंने सीखी, मैं इतना उठा के पोर्शन सीधे आके चिपका दूंगा यहाँ पे लाके। कुछ गलत किया मैंने? नहीं, मैंने डायरेक्शन सेम रखा, मैग्नीट्यूड सेम रखा, क्या गलत किया मैंने? कुछ भी नहीं। तो अगर एक बारी के लिए मान लो कि मैंने इसे आगे जाके ऐसे करके चिपका दिया, ऐसे करके डॉट डॉट समझा रहा हूँ, आगे जाके ये वेक्टर है, तो अब मैं सही मायनों में बोल सकता हूँ कि वो एंगल थीटा ही है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं कह रहा मैं गलत। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो क्यूरियोसिटी रखते हैं हर एक पॉइंट पर, वरना इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई बोलेगा ठीक है ये नहीं लेना, ये ले लूंगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हमें कारण के साथ समझ में आए तो बेहतर रहता है, आगे के लिए बेहतर रहता है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। देखो वेक्टर में ये चीज बहुत ध्यान से सुनो, प्यार से सुनो, मैं जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करूंगा। आ जाओ इधर, कोने में आ जाओ। अगर सोचो एक बारी के लिए कि आपके पास एक चीज है, मान लेते हैं आपके पास ये मैग्नीट्यूड b है इसका, मतलब कुछ लेंथ है इसका b, आपको पता है कि लेंथ b है एक बारी के लिए। ये चीज थीटा अगर एक बारी के लिए आपको पता है, क्या हम ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ के आए कुछ दिन पहले? क्या हमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी? हमने पढ़ी सर। अगर मेरे से कोई बोल दे कि क्या आप बता सकते हो ये साइड के, मैं कुंडली खोल सकते हैं इस ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपको दो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, या तो आपको दो साइड्स मिल जाए या आपको एक साइड और एक एंगल मिल जाए, तो आप पूरी कहानी खोल देते हो उसकी। कैसे खोल देते हो सर? अगर मुझे चाहिए कि ये कितना होगा तो मैं सीधे बोल दूंगा कि ये b है और ये थीटा है, तो जिस तरफ थीटा होता है वहां कॉस लिख देने का, और जिस तरफ थीटा नहीं है यानी ये वाली साइड जो होती है वो साइन हो जाती है, साइन थीटा। ये सिंपल सा रूल है। कैसे हुआ तो वो समझ लो। अगर एक बारी के लिए आप बोलना चाहते हो ये p है, ये q है, ये r है, तो आप ध्यान से देखो, क्या आपको नहीं लगता कि cos थीटा अगर मैं निकालने जाऊं तो वो होगा बेस कितना है सर? p r है। हाइपोटेनस कितना है सर? पी क्यू है। तो बेस हो गया पी आर जो कि मुझे निकालना था, और पी क्यू हो गया बी। मैंने कॉस थीटा क्यों लगाया? क्योंकि मुझे एक जो चीज नोन थी और जो निकालनी थी उनके बीच में रिलेशन कॉस में मिल रहा है। तो मैं जब देखूंगा तो मुझे मिलेगा कि पी आर बराबर हो गया बी कॉस थीटा। इसीलिए मैंने सिर्फ शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करी थी वहां पे, जबकि मैं रीजन इसका ही है, मैं आपको साइड में बता दिया। वाई पी आर इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड दिस वैल्यू एंड यू आर गिवन विद दिस, then you have to do the same thing। आप देखो ये hypotenuse according to this angle, this is perpendicular अपन hypotenuse का relation बनता है sin में, तो sin theta will be equal to perpendicular which is in this case which is QR, और hypotenuse is nothing but PQ। So because we are interested to find QR, so QR will be PQ as sin theta and PQ is B, so I can simply write B sin theta। तो भले ही हम आगे जब फ्यूचर में पढ़ेंगे we will apply the same thing fluently, हम उससे तेजी के साथ करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। लेकिन as for now, क्योंकि आप बिगिनर की तरह अगर चीज़ों को देखेंगे आप ऐसे ही करना चाहिए आपको। अब से कभी मिल जाए अपने को कि फोर्स है, फोर्स मिल जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ये एंगल 30 डिग्री है, यू कैन सिंपली से दिस विल बी इक्वल टू e√3/2। एंड व्हाई आई एम कॉलिंग दिस? बिकॉज दिस इज e cos 30। जिस तरफ एंगल होगा अपना, जिस तरफ एंगल होगा उस तरफ कॉस कंपोनेंट, एंड यू कैन इजीली से कि दिस अमाउंट इज नथिंग बट सर e sin 30 e/2। और मैं आपको मजे की बात बता दूं कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग ओनली मैग्नीट्यूड, दिस इज रिप्रेजेंटिंग। बहुत बार टीचर्स मैंने देखा गलती करते हैं, अब क्योंकि यूट्यूब में देखने को मिल जाता है आजकल, लिख देते हैं b वेक्टर cos थीटा। आप ऐसी गलती कभी भूल के भी ना करो। अगर ये वेक्टर है भी एक बारी के लिए तो ये गलती करना बहुत गलत बात है। मैं समझाता हूं आपको मैं कहने का चाह रहा हूं। यहां अगर ये वेक्टर भी हो तब भी यहां पे वेक्टर नहीं लगाने का। क्यों नहीं लगाने का सर? मैं समझाता हूं। क्योंकि अगर ये एक वेक्टर है, इसका डायरेक्शन ऊपर को है, तो अब अगर आप ये बोलते हो तो आप देखो कितना बड़ा गलती कर रहे हो। क्या कर रहे हो गलती? आप बोल रहे हो कि ई वेक्टर का अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो भी जाए, अगर कोई एक वेक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है ए वेक्टर, अगर इसका मान लेते हैं 2 गुना हो भी जाए तो 2 गुना ऐसा दिखेगा, समझ रहे हो? लेकिन इसका अगर 2 गुना हो जाए, माइनस का 2a लिखना हो तो वो ऐसा दिखेगा माइनस का 2a, मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो 2 गुना हो गया लेकिन डायरेक्शन बदल गया। इसका मैग्नीट्यूड भी 2 गुना हो गया, डायरेक्शन भी सेम है। ये प्लस और माइनस से सिर्फ इतना पता चलता है डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, सेम हो रहा है। तो जब भी किसी रियल नंबर से कोई वेक्टर मल्टीप्लाई होता है, या तो वो पैरेलल जाता है अपनी, या तो फिर एंटी पैरेलल आता है। उसके मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ेगा, जो भी पढ़ना होगा, जो भी होगा डिपेंड करेगा, 2 है 1 है जो भी है। लेकिन इतना ही है कि डायरेक्शन में 2 ही तरफा फर्क पड़ सकते हैं, या तो वो एक उसी डायरेक्शन में जा सकता है जहां था, या जस्ट ऑपोजिट हो सकता है। यहां आप देखो, जब आप बोलते हो इसे वेक्टर तो आप समझाने चाह रहे हो कि यहां चले, कितनी गलत बात है। ई वेक्टर का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होती है, यहां जाएगा तो यहां जाएगा। अभी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हो तो आगे जाएगा डेफिनेटली। आप समझ लो। तो अगर आप वेक्टर लगाते हो, यू आर डूइंग अ ब्लंडर, नॉट अ मिस्टेक। तो इसीलिए यहाँ पे कभी वेक्टर लगाने का नहीं है, ठीक है? तो अभी आप समझ गए होंगे। यहाँ पे भले मैंने लगा दिया, आप ऐसा मत सोचना मैंने नहीं लगा दिया, गलत है अभी लगाए तो। मैग्नीट्यूड वाइज बात करोगे, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड। तो इसके भी फिर मैग्नीट्यूड को अगर मैं लिखूं तो ये ई होगा ओनली। अगर आप मेरी बातों से ताल्लुकात रखने चाहते हैं कि सही है गलत है, आप चेक कर सकते हो। क्योंकि पाइथागोरस कहती है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करोगे स्क्वायर/4 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो √3 का 3 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, ई का ई स्क्वायर हो जाएगा। ऐड करो 4 दोनों के कॉमन, 3 4 हो जाएगा, 4 ई स्क्वायर हो जाएगा। आप वो लगा रहे हो पाइथागोरस, तो ई निकलेगा। मैं बहुत तरफ बोल रहा हूँ इसे क्योंकि पाइथागोरस लगाई, देखो ई निकला सर, निकला। तो इस तरीके से माय डियर काम में होता है। तो मैंने आपको जितनी डिटेलिंग हो सकती है मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया एक बारी में। मैं आगे थोड़ी सी और कुछ बातचीत कर लेता हूँ।
अब यहाँ पे मैं हूँ तो मैं कितनी क्लियरिटी के साथ लिख सकता हूँ यहाँ पे, बिना कोई डरे डुरे, बिना किसी चीज़ को याद किए आई कैन इजीली राइट कि दिस इज सिंपली बी साइन थीटा। आई कैन सिंपली से दिस इज बी कॉस थीटा। आपको कई बार टीचर्स डायरेक्ट लिखते हुए दिखेंगे तो आप ये ना सोचने लग जाएं कि कैसे लिख दिया, याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है सर, और ये बहुत बार यूज होगा। तो दिस मच लेंथ इज बी कॉस थीटा, दिस इज बी साइन थीटा। व्हाट आई एम डूइंग, बिकॉज मैं जानता हूं कि मुझे अगर ये दो वेक्टर्स गिवन है तो दिस शुड बी रिप्रेजेंटिंग द रिजल्टेंट ऑफ दीस टू, यानी आर जो होगा ये होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू नॉट ए प्लस बी माय डियर, मैं समझाऊंगा इसे भी, ए प्लस बी ये है, ये दिस इज रिजल्ट। बट एज फॉर नाउ वी आर ओनली इंटरेस्टेड फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, वी आर ओनली इंटरेस्टेड फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ R vector. So indirectly we are interested for this guy only, R only. And how we can do this? इस R को निकालना है. That's why I have constructed this right angle triangle. ये construction है my dear मेरा. ये मैंने आपको perpendicular type का दिखाना, डॉट डॉट करके बनाना आप. This is my construction. तो ये अगर मैं इसे नामकरण करने लग जाऊँ इसका, तो मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ. क्या नाम दूँ मैं इसे बताओ? P बोल देता हूँ इसे मैं Q बोल देता हूँ. इसे मैं R नहीं बोल सकता, मैं S बोलूँगा T, क्योंकि R ऑलरेडी यूज हो रहा है यहाँ पे. T बोल दिया. क्या होगा ऐसा करने से? मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे पास ट्राइंगल मेरा असलियत में PQT ट्राइंगल है मेरा, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन है मेरा QS वाला और वो एस ट्राइंगल। अब अगर मैं ट्राइंगल वो लगा दूं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, तो कांट आई से कि PT का स्क्वायर जो हो गया दैट इज इक्वल टू व्हाट? आप देखें प्लीज ध्यान से, क्या आपको नहीं लगता कि दिस इज इक्वल टू PS का होल स्क्वायर प्लस ST का होल स्क्वायर? क्या मैंने गलत कहा सर? पाइथागोरस थ्योरम यार सिंपल है, हम जानते हैं इसका स्क्वायर बराबर होगा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर, इतना शायद हम जानते हैं, ठीक है। PT कितना है? आपने R कंसीडर किया, आप मैग्नीट्यूड को ले रहे हो ओनली, तो R स्क्वायर। PS कितना है? प्लीज ध्यान से, PS है PQ प्लस QS, आप एक लाइन यूज कर दो। अब PQ कितना है? A ओनली, नॉट A वेक्टर, बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर वेक्टर, वी आर ओनली राइटिंग देयर मैग्नीट्यूड्स A प्लस, एंड विच इज व्हाट इज दिस? B cos थीटा ओनली का होल स्क्वायर। मैं राइट और राइट? ये सही लिखा मैंने, बिल्कुल सही। A प्लस बी का सही, दिस मच लेंथ इज बी साइन थीटा, सो आई एम जस्ट डूइंग द स्क्वायर ऑफ दिस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। नाउ जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। A स्क्वायर खुला, फिर B स्क्वायर खुला, एंड 2AB खुलेगा सर, या A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर विल बी मोर अप्रोप्रिएट, बट दिस इज ऑल्सो राइट। 2 इंटू A इंटू B cos थीटा। होप यू आर गेटिंग दिस, कि मैंने जस्ट अप्लाई किया फॉर्मूला A प्लस B के होल स्क्वायर का, आप लिख सकते हो बराबर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। आई हैव जस्ट रिटन दैट B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। If you are adding both of them, can I just say कि A स्क्वायर हो गया सर, can I take B स्क्वायर as common? So यहाँ से मुझे मिलेगा cos स्क्वायर थीटा, वहाँ से मुझे मिलेगा sin स्क्वायर थीटा। आप लोग मेरे साथ कितनी एक्सक्लूसिव, आपने मेरे साथ अभी ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, उसकी हल्की ट्रिग्नोमेट्री तो यहीं पे यूज हो रही है, क्योंकि हमने पढ़ा है बहुत बेसिक से सर, कि हम जानते हैं कि ये 1 होगा, तो दिस इज ओनली A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आया, एंड व्हाट इज इट? दिस इज R स्क्वायर, एंड दैट इज व्हाट वी वांटेड टू फाइंड। यही तो हम निकालना चाहते थे। ये क्या निकला? ये मैग्नीट्यूड निकला। दिस इज व्हाट माइंड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ योर रिजल्टेंट वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड ये है, ये A प्लस B नहीं है, बहुत फर्क है बातों में। मैं समझा देता हूँ आपको, आपकी ब्लेंडर क्या होती है वो मैं समझा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बार हल्का सा हेलो यस सर, सही है माइक। कई बार क्या होता है, मैंने 3-3 घंटे के वीडियो रिकॉर्ड किया, उसके बाद देखने को जो मिला वो ये कि वीडियो ही में वॉइस ही नहीं है। कई बार ऐसा भी हुआ, मैंने सुना भी यहाँ, जैसे अभी सुना, उसके बावजूद भी वीडियो में ऑडियो में नहीं है। ऐसा ना हो इस बार यार, उम्मीद करते हैं। ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ निकली यार, इसे डायरेक्ट एज अ रिजल्ट यूज़ करके एप्लीकेशन समझाए जाते हैं, समझ में तब भी आते हैं बच्चों के, लेकिन ये कर लो ना यार, पाइथागोरस थ्योरम जब पढ़ी है बचपन में, काम तो आ जाए कहीं पे, 7वीं 8वीं में भी पढ़े। अब देखो केसेस लगा के समझोगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। केसेस लगा के समझ सकते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, व्हाट डज इट मीन? इट ओनली मीन्स कि दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इन वेक्टर्स को एग्जांपल के लिए फोर्स मान लो कि दो फोर्सेस आर इन द सेम डायरेक्शन, व्हाट दे आर सेइंग कि दे आर द एग्जांपल ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। नाउ व्हाट इसका मीनिंग माइंड ये निकलने वाला है कि इफ यू आर जस्ट प्लेसिंग दिस, दैट ओनली मींस कि cos थीटा की वैल्यू cos 0, ऑल वी नो दैट 1 होती है। अरे भाई हम तो क्या क्या पढ़ के आर के भी ट्रिग्नोमेट्री में, कहाँ हमसे cos 0 पूछ रहे हैं आप बोल लो cos x बराबर 1 क्या होता है, हम बता देंगे x बराबर 2n + 1। आप समझ गए हो? हाँ समझ गए। नहीं समझे सर, हम तो देख के ही नहीं आए आपके लेक्चर, हम तो तुरंत आ गए। ऐसे नहीं चलेगा फिर, जब मैं सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ तो सीक्वेंस से पढ़ो आप। cos 0 कितना हो गया? 1 हो गया। तो दिस इज जस्ट इक्वल टू this is just equal to A plus B का होल स्क्वायर, if I'm not wrong। और स्क्वायर स्क्वायर कटेंगे, then you are only left with R plus minus A plus B। ठीक है, ज़्यादा प्लस माइनस पे भी मत जाओ, बस समझ जाओ, जो समझेगा वो समझ जाना। अभी मैं समझाता हूँ इसका मतलब। समझो, इसका मतलब इतना है कि दे आर ओनली सेइंग कि एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, वट एवर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ देम अनइक्वल हो सकते हैं, बट द डायरेक्शन इज सेम। जैसे अगर ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, फोर्सेस के बारे में बात करोगे तो आप, तो ये कहता है कि इस ब्लॉक को जो नेट रिजल्टेंट महसूस होगा वो महसूस होगा A प्लस B के मैग्नीट्यूड का। जैसा मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया था पहली स्लाइड में, अगर एक फोर्स 2 न्यूटन का, एक फोर्स 3 न्यूटन का, दे बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, दैट द नेट रिजल्टेंट मस्ट बी 5 न्यूटन। होगा ही होगा, बहुत जनरल नॉलेज है। तो कह रहा है ठीक है, उस समय उनका जो मैग्नीट्यूड्स का नॉर्मल सम होगा वही आंसर होगा। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है?
क्या हम बोलते हैं कि दो न्यूटन का फोर्स, 3 न्यूटन का फोर्स, 5 न्यूटन था? हमेशा नहीं सर। 2 न्यूटन और 3 न्यूटन, व्हेन दे बोथ आर एक्टिंग ऑन द सेम डायरेक्शन, देन ओनली द रिजल्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ देयर इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स, ओनली दैट टाइम। जैसे इसमें प्रूव किया मैथ्स ने हमेशा का नहीं। हमने कहा सर अच्छा, अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक फोर्स किसी ब्लॉक पे ऐसे लग रहा है, जैसे ऐसे लग रहा है इस डायरेक्शन में, और कोई ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो अभी क्या होगा सर? अभी कहाँ को लगेगा इस पे फोर्स? नेट डायरेक्शन। वो बताएगा, अभी बताएगा हमसे। हम पूछ तो लें पहले, एक बार पूछना चाहिए, पूछोगे तो बताएगा। केस 2 हमने बोला भैया, उन्होंने बोला हाँ जी। हमने कहा थीटा बराबर π/2, जानबूझ के लिख रहा हूँ π/2, क्योंकि मैंने आपको मैथ्स पढ़ाई है, मैंने आपको समझाया कि π/2 90 डिग्री होता है, इसलिए जानबूझ के π/2 लिखा। तो जब भी ऐसा होगा सर, हमें तो काम है सिर्फ कॉस से, तो कॉस 90 की वैल्यू चेक कर लें, वो 0 होती है सर। ये हमने पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़ा। तो हम क्या बोलें? हम बोले कि इस बारी में रिजल्ट निकल के आ रहा है r² बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90 0 हो जाएगा, दैट्स व्हाई दिस इज ओनली दिस मच। इसका रिजल्ट ना निकल के आया। नाउ दे आर सेइंग कि अगर कभी आपके पास, अभी मैं समझाता हूँ इस चीज को। पहले केस 3 भी ले लेते हैं, फिर समझाते हैं, ठीक है? केस 3, व्हाट इज केस 3? केस 3 क्या है? केस 3 में ये हुआ सर कि इफ थीटा इज इक्वल टू पाई, जानबूझ के लिखा पाई, आप जानते हो पाई मतलब 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन है। ये पाई रेडियन है, यानी अगर व्हाट डू दे मीन यार, व्हाट डू दे मीन? दिस इज करेक्ट। ये अगर ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है, नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग। इफ दे बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, देन व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर? ना एक फोर्स 3 न्यूटन वहां लग रहा, 2 न्यूटन यहां लग रहा, नेट रिजल्ट क्या होगा? आप जानते हो क्या होगा? बस वो मैं देखते हैं कि ये भी जानते हैं क्या ये चीज को? सर हमने पढ़ा कि cos ऑफ पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। मैंने पढ़ाया था आपको, अब मैं ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि बेसिक मैथ्स इसीलिए चलाई है सीरीज, ताकि बार बार चीजों पर ज्यादा ना बोला जाए, एक बार बच्चा पढ़े और वो आगे यूज होते रहे। ये माइनस का 2 भी होगा नहीं होगा। अब नाउ दिस कैन बी रिटन एज a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन किसी का मन कर जाए तो वो बोल ले b माइनस ए का होल स्क्वायर, वो भी गलत नहीं है। तो दे बोथ आर राइट, क्योंकि दोनों का सेंस वही निकलता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास इस बारी में निकल के आता है r बराबर a माइनस बी, मैग्नीट्यूड ले लिया। मैं समझाना चाह रहा हूं कि कुल मिलाकर डिफरेंस जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा देंगे। जैसे 3 न्यूटन का वहां पड़ रहा है, 2 न्यूटन का यहां पड़ रहा है, तो 3 माइनस 2 1 न्यूटन वहां पड़ेगा जो डोमिनेट करेगा। दैट इज ओनली द मीनिंग। ये 3 मतलब समझ पाते हैं जो अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि तीनों की तीनों मैथमेटिकली समझने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ से भी समझ में आ रहा है। तो मैंने पहली एग्जांपल में दिया था आपको। अब मैं ये कंक्लूजन हो गया। मुझे नहीं लगता इस स्लाइड में लिखने के बाद मुझे कुछ बोलने की जरूरत है अब, क्योंकि मैंने हर कुछ बोल दिया, जो नहीं बोला वो सब दिख रहा है इसमें, जरूरत ही नहीं है कुछ बोलने की मुझे। अब आ जाओ। नाउ व्हाट कैन बी द केसेस और डिफरेंट थिंग्स। अब देखो होता क्या, क्यों मैंने आपको पढ़ाया, वो क्या मतलब, क्या मायने, क्या उसके समझो जरा। सर अगर ये 3 है और ये चीज अगर मान लेते हैं 3 न्यूटन का एक फोर्स पड़ रहा था, यहाँ पे एक फोर्स 4 न्यूटन का पड़ रहा था, और मुझे बता दो कि ये कितना होगा। बताओ, आपने ट्रायंगल लॉ पढ़ा है, बताओ कितना होगा ये? 3 न्यूटन का है, 4 न्यूटन का, कितना होगा? अभी जस्ट आपने ट्रायंगल लॉ मेरे साथ पढ़ा, आपने जस्ट मेरे साथ अभी ट्रायंगल लॉ कहीं तो पढ़ा, यहाँ पढ़ा, ये ए वेक्टर है बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है? अब मुझे बताओ, ये फोर्स अगर 3 न्यूटन का यहाँ पड़ रहा है, 4 न्यूटन का वहाँ पड़ रहा है, वहाँ कितने का पड़ेगा? सर 3 और 4 7। वेरी गुड, शाबाश। बस यही बच्चे चाहिए मुझे, ठीक है, जो गलत बताए मुझे, क्योंकि गलती अभी होगी तो बाद में फ्यूचर में आसानी रहेगी। दिस इज 3 न्यूटन, दिस इज 4 न्यूटन, यू नो व्हाट, this must be equal to 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एंड विच विल गिव यू 5 न्यूटन। और पाइथागोरस भी यही कहती है कि लेंथ 3 है, वो 4 है, तो 5 होने चाहिए। सर ऐसा कैसे बोला आपने? आप तो फोर्स करे, तो कह जरूर रहा था मैंने यहाँ फोर्स दिखा रखा आपको, मैंने बता दिया फोर्स ये है, तो डायरेक्शन भैया हाँ दिख रही है, फोर्स हुआ डायरेक्शन होती है। मुझे क्या मतलब, मुझे तो मैग्नीट्यूड दिख रहा है ना, 3 न्यूटन है 4 न्यूटन है, मुझे इतना पता चल रहा कि इन दोनों के बीच में ये दोनों नहीं देखने मुझे। ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दे आर मेकिंग 90 डिग्री, मेरे लिए ये काम का है अभी। तो आई विल जस्ट फॉलो दिस फॉर्मूला। मैं बोलूंगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई हैव टू जस्ट फॉलो दिस थिंग कि 2ab cos थीटा। आई एम जस्ट अप्लाइंग द फॉर्मूला, आई एम नॉट अप्लाइंग पाइथागोरस। बट अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग इज, अल्टीमेटली वी आर गेटिंग ओनली पाइथागोरस, क्योंकि हमें मिल तो पाइथागोरस ही रहा है ना अल्टीमेटली यार, क्योंकि ये कट जाएगा cos 90। अल्टीमेटली वी आर गेटिंग पाइथागोरस, दैट्स व्हाई द रिजल्ट इज कुछ मतलब प्योर मैथमेटिक्स। जो मैं जब लेने आया था क्लास 11th में, होता है ना कि साथ के कुछ बच्चे होते हैं, उनके बड़े भाई बहन भी पढ़ रहे होते हैं, किसी ने 12th में करा, उसके भाई ने भी 12th किया, तो बच्चे का मुझे अभी लिटरली याद है, मैं जब आ रहा था स्कूल में उस दिन क्लास में आ रहा था, तो बच्चों के बाहर एक मुद्दा चल रहा है बहुत गर्मा के, भाई तुझे पता है क्या कि यार मैथ्स में जाके जब हम आगे पढ़ते हैं ना वेक्टर में, भाई वेक्टर एक चीज़ होती है, मैंने तो नाम ही नहीं सुना, मुझे तो उन्होंने एक वेक्टर टाइप का गेम आता था, तो मुझे इतना ही पता था, बड़ा फैसिनेटिंग था। मैंने बोला यार भयंकर चीज़ है यार वेक्टर, कैलकुलस ऐसे नाम सुनते थे। तो कुल मिला के जब उसने कहा कि भाई वेक्टर में ना 3 और 4 7 नहीं होता, वहाँ 5 हो जाता है, ऐसे ही कुछ करना चाह रहा था भाई। मैं पूरा मेरा ट्रस्ट फैक्टर पूरा का पूरा चरमर आ गया ऊपर से नीचे तक। मैंने कहा यार बचपन से 3 4 तो मैं 7 पढ़ता है, 5 बोल ले बताओ। तो वो ऐसा बोल रहे कि 3 और 4 यहाँ 7 नहीं होता 5 होता है। क्या सही बोल रहे हो? नहीं सर गलत बोल रहे हो, वो सेंस ही डिफरेंट है, अलग चीज है। 3 न्यूटन का फोर्स और 4 न्यूटन का फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स 5 न्यूटन का देगा। अगर एंगल 90 डिग्री है तो
अदरवाइज फिर बदलता रहेगा वो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. इट टोटली डिपेंड्स अप टू द फॉर्मूला अप टू द डायरेक्शन थीटा. गॉट इट? ये भी समझ में आ गया सर आपको? बहुत जबरदस्त हो यार सर, आप तो हमें तो पता नहीं था आप थे कहाँ आज तक. बहुत बढ़िया, बस यही सुनना चाह रहा था मैं आपसे. तो कुल मिलाकर के आपको ये भी समझ में आ गया चक्करबाजियां. तो इस तरीके से सीक्वेंस से चलोगे ना तो समझ में आएगा. देखो मैं कैसे सीक्वेंस पकड़ के चल रहा हूँ. 4, 5, 6 साल पहले पढ़ाई थी चीजें, फिर दोबारा पढ़ा रहा हूँ. किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ती इन चीजों में. क्वेश्चन कराते हैं आपको दिखा देंगे किताब पकड़ के. ऐसे ही आपको पढ़ना, आपके प्लान पूरा का पूरा माइंड में मैप होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है. ऐसे पढ़ लिया ना आपने, फेनमैन टेक्निक कहते हैं, आपको सब कुछ आ जाएगा. ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं. अब इतना भयंकर टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं. मतलब भयंकर मतलब प्यारा. भयंकर बोलिए कैसा लगता है ना? नहीं, प्यारा है सर, प्यारा. पोजीशन वेक्टर. अब देखो ये मैं नहीं पढ़ा सकता था अगर मैंने आपको वो ना पढ़ाया होता जो मैंने आपको भी पढ़ाया. ठीक है, कितनी अच्छी ब्यूटीफुल चीज़ डिस्कस करी. पोजीशन वेक्टर में क्या होता है सर? बहुत प्यारी चीज़ है यार, बहुत प्यारी चीज़. 10th चैप्टर या 11th चैप्टर जब पढ़ोगे क्लास 12th का मैथ्स का, तो बहुत जरूरी हो जाता है पोजीशन वेक्टर को समझना. इसलिए पढ़ा रहा हूँ. देखो इधर बारीक ले. नाउ इफ वी हैव अ पॉइंट हियर समवेयर हियर, पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है. तो एट दैट टाइम माय डियर, एट दैट टाइम इफ आई एम कनेक्टिंग दैट पॉइंट टू द ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन. अब मुझे क्वेश्चन क्या आएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P. ये इसका नाम भी P है तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज. ये पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P कैसे निकालोगे सर आप? आई नीड टू जस्ट कनेक्ट दैट पॉइंट टू द ओरिजिन. जब भी मेरे दिखेगा आई नीड टू कनेक्ट दैट पॉइंट टू द ओरिजिन ओनली. तू ही ज़हन में शाम सवेरे, तेरी ही लब पे. अभी बाद में गाएंगे. पोजीशन वेक्टर आप समझ में आया? ओपी वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर. व्हाट इज दिस? कोई बोलेगा पोजीशन वेक्टर क्या है सर? पॉइंट P का सर ओपी वेक्टर. जब भी किसी पॉइंट का, क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या? ओक्यू वेक्टर. आर पॉइंट का क्या? ओआर वेक्टर. वी नीड टू जस्ट कनेक्ट दैट पॉइंट टू द ओरिजिन ओनली टू गेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट. ऐसा होता है. अब सर इसे निकालोगे कैसे? आप बातें तो बड़ी बड़ी कर देते हो सर, आप बताते कुछ ऐसा है क्या? बताता नहीं क्या मैं कुछ यार, ऐसा हो यार, मजाक कर दिया यार अपने यार. चलो इधर आ जाओगे. देखो हमारे पास क्या है ना, एक एक्सिस है एक्स एक्सिस, एक एक्सिस है वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस के अलोंग हमेशा एक यूनिट वेक्टर जो होता है वो आई कैप लिया जाता है. वाई एक्सिस के अलोंग हमेशा जे कैप लिया जाता है. और जेड एक्सिस के अलोंग, अगर जेड एक्सिस भी यहाँ पे मौजूद है, मैं ज्यादा नहीं जानना चाह रहा इस पे, तो उसके अलोंग के वेक्टर होता है. लेकिन सर थोड़ा बेसिक तो बताओ सर, ऐसे भागने की नहीं हो रही तो बता देता हूं मैं आपको. एक टर्म होता है उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर. अब सुनो, यूनिट वेक्टर एज इट्स नेम सजेस्ट कहता क्या होगा? ये कहता है अगर ए वेक्टर यूनिट वेक्टर, इफ ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, व्हाट डज इट मीन नाउ? अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका एक ही मतलब है, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट है. दिस ओनली इंप्लाइज कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1. ये कहना चाहता है सिर्फ ये. एंड व्हाट इज डायरेक्शन? इट विल बी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन गिवन होगी अकॉर्डिंगली. तो कुल मिला के आपको नहीं लगता कि इस वेक्टर में सिर्फ जो काम की चीज है वो उसका डायरेक्शन है? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो मैंने, आप नहीं समझे मेरी बात, मैं समझाता हूँ. इफ समवन, अब देखो, अब जो वेक्टर होता है ना यूनिट, इसको जनरली ऐसे लिखा जाता है. अगर ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो ऐसे निकाला जाएगा. किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप टाइप की लगाई जाती है. कोई लोग हैट कहते हैं. मैं थोड़ा एसी चला ही देता हूँ यार. ठीक है, ठीक है. तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि इस तरीके से काम होता है. अब जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है. दिस ओनली मींस कि जो आई कैप का मैग्नीट्यूड होगा ना यार, ये 1 होगा. दिस इज अंडरस्टूड. जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा. दिस इज अंडरस्टूड. के कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा. दिस इज अंडरस्टूड. और ये अंडरस्टूड है आई लिखने से कि दिस इज अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. दिस इज अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. This is along to the direction of y axis. This is along to the direction of j axis, z axis. तो इससे क्या हुआ? हमें पता चल गया इनका मैग्नीट्यूड क्या, कहीं ना कहीं में डायरेक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी. एक्स एक्सिस जब बोला डायरेक्शन मिल गई भाई, वाई एक्सिस जब बोला डायरेक्शन मिल गई, जेड एक्सिस में डायरेक्शन मिल गई, और यूनिट बोला तो पता चल गया मैग्नीट्यूड कितने. दैट्स इट. तो इस तरीके से यूनिट वेक्टर की चक्करबाजियां होती है हमारे साथ. ठीक है, अब देखो क्या होगा. क्या जब हम बातचीत कर रहे हैं कि क्या मतलब क्या, अब देखो इसको ना निकालने का आइडिया, इसको निकालने का तरीका होता है. जब मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा ना, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, तो हम समझेंगे कि ए कैप जब निकालना होता है तो वेक्टर को लिखना होता है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है. आपको पता है बड़ी बात नहीं है. पूछो क्यों नहीं बड़ी बात, मैं बताता हूँ. क्या आपको नहीं लगता कि वेक्टर जो होता है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है? एक उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन होती है. बता दो मुझे कि मैं गलत कह रहा हूँ. बोल दो सर आप गलत कह रहे हो, बोल दो, देखी जाएगी आज. नहीं सर हमसे ना हो पाएगा, तो मैं बताता हूँ. देखो ए वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड कितना होता है, ऐसे लिखा जाता है. डायरेक्शन मैंने क्या कहा, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन देने की जब भी बात आएगी उसका यूनिट वेक्टर निकालने का, क्योंकि यूनिट वेक्टर विल ऑलवेज गिव यू द डायरेक्शन. क्योंकि सोचो मैग्नीट्यूड है, इट इज मल्टीप्लाइंग विद डायरेक्शन, देन दिस विल कंप्लीटली वेक्टर, एक वेक्टर मिल पाएगा आपको कंप्लीट वे में. वेक्टर तब मिलेगा जब मैग्नीट्यूड होगा एंड दिस इज मल्टीप्लाइंग विद डायरेक्शन, देन दिस कॉम्बिनेशन विल गिव यू अ वेक्टर. तो इसी की हेल्प से मैं ये निकाल सकता हूँ, ए कैप बराबर निकालना हो तो. ठीक है, ऐसे निकाल. अब कैसे करना वो मैथ्स हम दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे, डोंट वरी, वो मैथ्स करेंगे हम, उसका मैथ्स करेंगे.
अभी जो देखो मैं अभी हवा में बात नहीं, जैसे थ्योरी कोई बोलता है ना, मुझे मजा से नहीं आता, क्योंकि थ्योरी की परिभाषा बहुत डिस्टॉर्ट कर दिया लोगों ने। थ्योरी का मतलब ऐसा होता है कि बोरिंग, ऐसा नहीं भाई। ये थ्योरी कहो आप जो भी कहो, ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। हम असल में तह पे जाके घुस के देख रहे हैं चीज़ को, सरफेस से नहीं देख रहे। सरफेस से देखना होता है कि सिर्फ लगे कोई क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन तो हो जा रहे हैं आपसे, लेकिन आपको पता ही नहीं अंदर चल क्या रहा, फील ही नहीं है। तो उसकी हम जानकारी, ये चीज़ें बहुत काम की होती है, पता है, वो यही तो नहीं मिलती है पढ़ते समय। ये जो मिल जाए हर बच्चा टॉप कर लिया। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पे, अब मैं क्यों इतनी बातें कर रहा था आपसे, इसलिए कर रहा था क्योंकि इसका एक्स सही है, तो ये एक्स लिख दिया। अब मैं इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो देयर इज अ ह्यूज नीड ऑफ अ डायरेक्शन, सो कैन आई जस्ट राइट आई कैप हियर। तो आई कैप ने मुझे डायरेक्शन दिया नहीं दिया, मैंने कहा था यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देगा। अब नाउ दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ वेक्टर बिकॉज इट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एंड डायरेक्शन अलोंग टू द एक्स एक्सिस। दिस आई कैप इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट द डायरेक्शन अलोंग टू द एक्स एक्सिस। इन सिमिलर वे इफ आई एम एडिंग दिस, देन y is the magnitude and j cap will be the direction। अगर मैं इनको कुछ नामकरण कर दूं इसका, मैं अब एक बार के लिए बोल दूं कि ये पॉइंट क्यों है, सो कांट आई जस्ट फाइंड अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल, आपको बेसिक से समझा रहा हूं माय डियर, अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, कांट आई जस्ट से कि यार OQ वेक्टर जो होगा इफ इट इज एडिंग विद QP वेक्टर, अभी मैंने पीछे पढ़ा है, देन दिस विल गिव अस OP वेक्टर। माय राइट और एम आई राइट? अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल ऑफ व्हाट, कि इफ टू वेक्टर्स आर कनेक्टेड इन बाय हेड एंड टेल ऑर्डर, then the third side of triangle will give us the magnitude of both of them। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमें यह मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो मैंने उसको अप्लाई किया। सो OQ वेक्टर मेरा कितना है सर, XI कैप, ये कितना है मेरे पास सर, YJ कैप, तो ये कितना निकल गया OP वेक्टर। OP वेक्टर ही तो हमारा कंसर्न था सर, वी वर इंटरेस्टेड फॉर दिस OP वेक्टर, हम पोजीशन वेक्टर ही निकालना चाह रहे थे, हम निकाल के रख दिया, और क्या लोगे। लेकिन अब जब आप करते हो, जब आप कभी शॉर्ट में करोगे, आगे करोगे, जब आपको टीचर्स ज़्यादा उस पर टॉपिक पर नहीं जाना चाह रहे होंगे, वो आपको शॉर्ट में बताएंगे, आप खुश भी हो जाओगे। वो बोलेंगे भाई जो भी लिखा ना उसके पीछे आई लगा दो, उसके पीछे जे लगा दो, दोनों को जोड़ दो। पता नहीं रहता ना क्यों जोड़ रहे हैं हम, पता नहीं रहता, लेकिन कितनी क्लैरिटी के साथ पता चला, और सही मायनों में ट्रायंगल लॉ का एक एप्लीकेशन भी पता चल गया। एप्लीकेशन ही तो ट्रायंगल लॉ के हेल्प से तो किया आपने, ऐसे होता है सर। समझिए बात को कितना ईजी है। यानी एग्जाम्पल में अगर कोई आपको बोले कि इफ देयर इज अ पॉइंट 2,3, कोई पूछ रहा है कि भाई इसका नाम क्या होगा, वो बोल दो, इसे क्यों बोल दो, तो कोई बोलेगा OQ वेक्टर कितना होगा सर, इजीली वी कैन फाइंड इट, 2i कैप प्लस 3j कैप, वी विल सिंपली राइट दिस, बस खत्म। कैसे हुआ नहीं पता सर, अरे ये पता है भाई, ये पता है, उसकी बात कर रहा हूँ जिसने डायरेक्टली लिखा, उसको समझ नहीं आता, वो यहीं पे रुक जाएगा, नहीं पता सर हमें, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि नहीं पता तो आगे फंसोगे, अभी तो चलो पता नहीं पता वाले का बराबर लेवल है, क्योंकि दोनों के आंसर आए, लेकिन आगे फंस जाओगे, ठीक है। तो इसलिए चक्करबाजियों को ध्यान में रखा करो। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ सर। देखो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देयर इज अ नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड हाउ वी कैन फाइंड इट, व्हाट डू वी मीन बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, व्हाट इज इट सर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब ये हुआ सर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब ये हुआ, अगर आपके पास इफ देयर इज x, देयर इज y एंड हियर इज ओरिजिन, देन व्हाट सर, यहाँ पे मौजूद है स्टूडेंट्स A पॉइंट पे, एंड इफ समवन इज हियर B पॉइंट, कोई बोल रहा है कि इफ आई एम कनेक्टिंग दैट A टू द B पॉइंट, देन दिस इज अ वेक्टर, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस AB वेक्टर, दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हाउ वी कैन फाइंड इट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वी आर जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंडिंग द पोजीशन वेक्टर ऑफ दोस 2 पॉइंट्स, जहां से हमें जाना है, जहां पे हमें जाना है। इसका मैंने पोजीशन वेक्टर निकाल दिया, इसका मैंने पोजीशन वेक्टर निकाल दिया। इन ऑर्डर टू गेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, वी नीड टू जस्ट कनेक्ट दैट पॉइंट टू द ओरिजिन, दिस इज ओनली द सिंपल फंडा। सो इफ समवन इज सेइंग कि यार A का क्या, तो मैं समझ गया सर, मैं समझ गया पूरा, मैं ट्राइंगल लगा दूंगा, लग रहा है, क्योंकि ये प्लस ये बराबर ही है, नहीं लग रहा ट्राइंगल, बोल दो सर नहीं लग रहा सर, अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल। लिखने का मन नहीं करता है, बच्चों वाली चीज़ है सर, हम बच्चे ही तो हैं, लिख दो हमारे लिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्राइंगल एडिशन। क्या क्या लिख रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या चलेगा यार, ठीक है ठीक है। क्या सर आप कभी कभी सर आपको पता नहीं क्या हो जाता है, समझ नहीं आता हमारे कि है क्या, आपका मूड स्विंग हो जाता है एकदम से। OA वेक्टर प्लस का AB वेक्टर बराबर OB वेक्टर। तू ही ज़हन में शाम सवेरे, तेरी ही लब पे बात है, जब से मिला हूँ। बाद में गाएंगे, गाना बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन अभी मैं गा नहीं पा रहा एक्चुअली ना, बार बार मेरा टॉपिक खत्म हो जा रहा। गाना मैं तब गाता हूँ, लिखने का काम ज़्यादा होता है। फिलहाल ही हो गया, मुझे AB वेक्टर ही निकालना था, दिस इज व्हाट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब लोगों ने बोला इतने लंबे चक्करबाजी में क्यों पढ़ ले यार, बड़े हो रहे तुम डिराइव करने वाले, सिंपल फॉर्मूला बना देते हैं। मैंने कहा कैसे बना दोगे, बोल रहा है ऐसे बना देंगे कि ये B रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पहुंच रहे हो, तो फाइनल माइनस इनिशियल करो, इसको फाइनल बोलो आपसे, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी आपको कुछ नहीं करने का, जो भी निकालना है आपको उसके फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कर देने का। जैसे एक बार एक समवन इज सेइंग कि कुछ भी है PQ वेक्टर टाइप का निकालना है, तो हम ये करेंगे सर OQ वेक्टर करेंगे माइनस OP वेक्टर करेंगे। हमें करना कुछ नहीं है, हमें पोजीशन वेक्टर घटाने हैं दोनों के,
फाइनल वाले के पोजीशन वेक्टर से इनिशियल वाले को घटा देना है, होगा ऐसे ही प्रोसेस है। लेकिन हमें आना तो चाहिए ना, अभी हम बेसिक पढ़ लें, हमें आना तो चाहिए ना कैसे आया वो। उसको आप पूछोगे कारण क्या, वो बोलेगा भाई मुझे नहीं पता कारण क्या, लेकिन हमारे पास पता है ना यार, भले हम यूज़ वैसे करेंगे, हमें करना है। देखो इधर जो, अब माय डियर जैसे छोटे से एग्जांपल से अगर आप बात समझने की कोशिश करोगे तो आप पाओगे क्या, आप ये पाओगे कि यार जैसे कोई बोल रहा है एक बारी के लिए कि 1,2 है सर ये, और ये 3,4 है, मुझे निकालना है सर, इस चीज़ को निकालना है, मुझे कैसे निकालूंगा मैंने कहा बहुत आसान है यार निकालना। जहाँ जा रहे हो फाइनली उसमें से इसको माइनस कर दो, 3 में से 1 गया, 2 आई लगा दो पीछे, 4 में से 2 गया +2 कर दो जे, कोइंसिडेंटली इसका नाम ये है। अगर ए बी वेक्टर बोलना चाहते हो निकल गया, बस हो गया काम 25। कुछ करना पड़ा आपको, नहीं करना पड़ा, लेकिन आना तो चाहिए ना अपने को, आना चाहिए, मैंने आपको बताया। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए बी वेक्टर ही है तो खुद ही सोचो बी ए वेक्टर क्या होगा। सर बी ए वेक्टर मस्ट भी ये होना चाहिए, ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मैं कॉमन ले लूँ क्या नेगेटिव को एक बारी में, तो क्या ऐसा बन जाएगा क्या? अगर नेगेटिव कॉमन ले लोगे तो सर क्या आपको नहीं लगता कि ये ए बी वेक्टर है? तो हमें क्या समझ में आ रहा है सर कि बी ए वेक्टर जो बराबर हो गया वो नेगेटिव ए बी वेक्टर के बराबर हुआ क्या? ये हुआ सर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल दी सर आपने, इतना हीरो बनने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी हीरो। तो ए बी वेक्टर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जो बी ए वेक्टर दिख रहा है, आप खुद ही सोचो कि बी ए वेक्टर और ए बी वेक्टर में फर्क क्या है? सर दे बोथ आर सेम, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, दे मस्ट बी लाइक दिस, दे मस्ट बी लाइक दिस, ये ऐसे होने ही चाहिए जैसे आपको दिख रहे हैं। मज़ा सा नहीं आता यार, ऐसा हो गया ना यहाँ पे, मज़ा सा नहीं आ रहा सर, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, आपका टाइम बर्बाद तो नहीं कर रहा मैं, नहीं सर कर लो, आप ही का टाइम है, हमारा क्या है। वो भी वेक्टर माइनस ऐसा लगा करंट आ गया था, इसीलिए करा मैंने, समझ गए आपसे, ठीक है। चक्कर भी आपको समझ में आ गया, ये नॉर्मल थी चीज़ सर, आपने इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, आप भी ना पता नहीं क्या क्या करते रहते हो सर। ये भी कर दिया, मैं इसी बंद कर देता हूँ, फिर से तबीयत ख़राब होने लगी मेरी, पता है आपका भी समझ कुछ आता नहीं है, कभी क्या यार, पता नहीं क्या क्या करते। देखो मैं चैप्टर को चाहूँ ना अभी ख़त्म कर दूँ क्योंकि काम हो गया, लेकिन एज आई प्रॉमिस टू यू, हेलो वाह सर क्या मस्त आवाज़ है आपकी। हे राम जग में सचो तेरो नाम, हे राम तू जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी जग का स्वामी, तू अंतर्यामी जग का स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम हे राम। वाइब है यार, सॉन्ग में वाइब है। देखो चलो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर से मैं आपको पढ़ा रहा था ना, मैं आपको पढ़ा लेता हूँ, ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से पढ़ा लेता हूँ, बहुत आराम से पढ़ा लेते हैं। एक छोटी सी आपके मन में आ रही है सर सब्ट्रैक्शन तो आपने बताया नहीं, वो आपको होमवर्क छोड़ रहा हूँ। क्या छोड़ रहा हूँ? होमवर्क छोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं कराने ऐसा, होमवर्क छोड़ रहा हूँ। डॉट ऐसा लग जाएगा अभी तो कमेंट में लिख देना फिर यार कि सर सब्ट्रैक्शन बना, आपके लिए एक्सक्लूसिवली एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? देखो डॉट प्रोडक्ट को मैं स्केलर प्रोडक्ट भी कहता हूँ, और असल में डॉट प्रोडक्ट को हम क्यों कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, इसे डॉट ही क्यों कहते हैं सर यही बता दो पहले आप, बाकी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये डॉट लगा रखा हमने इसलिए कहते हैं डॉट से। एक बात स्केलर क्यों कहते हैं सर यार, समझ नहीं आ रहा सर जी। ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और कॉस थीटा एक नंबर ही होता है, 1 होता है, 1/√2 पता नहीं क्या क्या, √3/2 पता नहीं क्या क्या पढ़ा होता है आपने। तो कुल मिला के ये पूरी की पूरी चीजें एक नंबर होती है सर। कॉस थीटा एक नंबर है जो -1 से +1 के बीच में रेंज करता है। ए बी एक नंबर होंगे बिकॉज दे आर मैग्नीट्यूड होंगे, मैग्नीट्यूड है सर ये कुल मिला के। This is magnitude, and magnitude का मतलब ही scalar है सर, scalar and just numbers. That's why we are calling this a scalar product, because the result of these two products are giving us a scalar number. We cannot do the dot product between two scalars. जब आप scalars में लिख रहे होते हो 2 into 3 और जब लिख रहे होते हो 2.3, they both are giving us the same result. There is no difference. But when you are writing a vector cross b vector, when you are writing a vector dot b vector, they both have a different senses. Why we are calling them? Because this is cross, this is dot, and what is the basic difference? That is what we are discussing over here. ये मैग्नीट्यूड दे रहा है, बट इन केस ऑफ दिस
why we are calling this cross product? Because of this cross. This is the representation. This is a notation. कन्वेंशन है कि ऐसा क्रॉस लगाने का. तो इसमें जो रिजल्ट आता है, दिस इज अगेन अ मैग्नीट्यूड ओनली, क्योंकि सर ए एक मैग्नीट्यूड है, बी एक मैग्नीट्यूड है, साइन थीटा इज जस्ट अ नंबर विच इज रेंजिंग इन बिटवीन -1 to 1. सो दिस इज अगेन अ मैग्नीट्यूड. सो दिस इज अगेन गिविंग यू मैग्नीट्यूड, बट व्हाई वी आर नॉट कॉलिंग इट एज अ स्केलर अगेन? This is a magnitude because of this, sir. Because this is a unit vector, and all we know that unit vector always gives us some direction. Unit vector direction देगा. If unit vector की वैल्यू अगर मान लेते हैं i cap हो गई, तो that is in the direction of x axis. If it is j cap, that is in the direction of y axis. और ऐसा नहीं है कि यूनिट वेक्टर सिर्फ i cap, j cap, k cap हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकता है. अभी समझा दूंगा 2 मिनट में. कुछ भी हो सकता है वो, मतलब कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है, ये जा रही, ये जा रही, वो जा रही, जो भी ये डायरेक्शन दे रहा है कहने का मतलब है. तो बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड, इट हैज डायरेक्शन, सो दैट दिस क्वांटिटी मस्ट बी अ वेक्टर. दिस क्वांटिटी मस्ट बी अ वेक्टर. आर यू एग्री विद मी और नॉट? बोल दो सर एग्री नहीं करते. मैं आपसे पता नहीं क्या तो पढ़ाने में लगे सर आप, फिर भी हम देखने में लगे 1 घंटे 4 मिनट हो गए हमें देखते देखते. ऐसे ही है भाई, फिर हम ऐसे ही हम. तो कुल मिला जुला करके बात ये हो गई कि ये वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहना है? बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स गिविंग अस अ वेक्टर अगेन. वाओ, ये आप मुझे मैथ्स का टॉपिक चमक गया. ऐसे बीएससी लेवल में पढ़ते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं. अभी रहने दो. कुल मिला के डॉट प्रोडक्ट करने पे वेक्टर, मतलब सरल शब्दों में ना, कि 2 वेक्टर्स का क्या मैं करूं कि मुझे वेक्टर ना मिले, तो स्केलर प्रोडक्ट कर दो. 2 वेक्टर्स का मैं क्या करूंगी, मुझे वेक्टर ही मिल जाए दोबारा, तो सर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं. ये बेसिक है, ये बेसिक है. इन पे डिफरेंट वे में पढ़ा जाता है. एक्सरसाइज 10.3 का रेफरेंस है 12th की मैथ्स का. आप ना भी पढ़ते हो मैथ्स, आप भले ही बायोलॉजी हो, करना हो तो उसके क्वेश्चन कर लेना, खत्म. मैंने करा रखे सारे. एक्सरसाइज 10.4 12th मैथ्स करना हो कर लेना, खत्म चैप्टर. कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको. मैं कभी ये नहीं बोलोगे कि मुझे डॉट समझ नहीं आया, क्वेश्चन जब कर लोगे तो. लेकिन अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं आपको. अभी जो पढ़ा देता हूँ पहले, उसके बाद देखते हैं फिर आगे की बातें. मैंने बोला कि भाई मैंने आपको सोर्स दे दिया, उसके अलावा कुछ भी नहीं है सोर्स. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डॉट प्रोडक्ट. वाओ सर खतरनाक तो हुआ, आप लग तो ऐसा रहा, भले ही हम पहले दिन आए आपके लेक्चर में, लेकिन सर एक वाइब सी आ रही है आपको देख के. ऐसा है क्या? मेरी तबीयत अलग खराब चल रही है. डॉट प्रोडक्ट का मतलब मैं भूल जा रहा बार बार आपके साथ ना, फ्लो में मेरी तबीयत खराब है. डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट. तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो हमने लिखा सर कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. अब ऐसा तो नहीं समझाना पड़ेगा कि भाई वेक्टर जरूर लगाना वरना गलत हो जाएगा, ऐसा तो नहीं बोलना पड़ेगा आपको मुझे कहीं. ए वेक्टर देखो, इसके कुछ इसमें क्या होता है, मैं जब भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, इसके मैं एप्लीकेशन वाइज पढ़ाता हूँ ताकि वो बच्चों को याद रहे कि इसके एप्लीकेशन. जैसे एप्लीकेशन समझ लिया आपने, देन यू आर लेफ्ट विद दिस, यू आर डन विद दिस. देखो इसमें सबसे पहले है टू फाइंड द एंगल. ये मैंने ऐसे ही बना रखे अपने हिसाब से ताकि आपको याद रहे. टू फाइंड द एंगल एक हमारा यूज उसका यहाँ पे होता है. एक यूज हम कह सकते हैं टू फाइंड द वेरिएबल. समझाऊंगा मैं आपको मैं क्या कहना चाहिए. मैंने ऐसे ही बना रखे हैं, ये ऑथेंटिक नहीं है, ऐसा मत सोचना कि रूल है बुक्स में लिखा रहता है. मैं याद रह जाए आपको इसलिए लिखा हुआ. अरे क्या बात है सर, आपने तो इसको ही काट दिया. अब एक एक करके डिस्कस कर ली सर. 3 चीज़ें, टू फाइंड एंगल, ये तो यहीं से हो जाएगा. देखो पहला टॉपिक डिस्कस कर लो यार सर. आपने बहुत सारे इधर उधर की बातें बहुत करते हो यार. अच्छा बहुत करता हूँ मैं इधर की बातें. अच्छा कोई बात नहीं. टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये निकालना है. तो हाउ कैन वी फाइंड दिस? देखो वी विल ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम हियर. हम लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है. देखो ऐसे लिखता रहूँगा मैं ताकि आपको रट जाए, याद हो जाए, परेशान हो जाओ, मेरे से चिढ़ जाओ आप, मेरे से फ्रस्ट्रेट हो जाओ आप मेरे से कि सर ये कर क्या रहे आप. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बार लिखने में लगे पड़े हो. मैंने कहा मुन्ना लिखना पड़ेगा हमें. कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. सर आपकी तबीयत, ओह अच्छा तबीयत खराब थी, मैंने भूल गया था, फिर से भूल गया. बताओ क्या यार, अब तो लोगों ने भी भरोसा करना ही छोड़ दिया. बोलते यार वैसे तुम बोल रहे तबीयत खराब है, अंदर जा रहे अंदर तो तुम बहुत हल्ला करते हुए देख रहे, लोग ग्लास से बाहर से देख रहे हैं मुझे. कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ये हो गया. अब आप देखो ये निकल जाएगा आराम से, आपको दिखा देता हूँ. आपको मेरी बातों का यकीन तो आपको होता नहीं ना, असल में चक्करबाजियाँ तो यही है. ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप. चलेगा क्या आपको सर? समझ में आया क्या लिखा मैंने? सर समझ में आया सर, पक्का समझ में आया. जब वेक्टर को समझ में आया नहीं आया, बोल दो कि 2,3 नाम के पॉइंट का पोजीशन वेक्टर नहीं है. बोल दो. हाँ यार भाई ऐसे नहीं बोल सकते तुम लोग, ठीक है ना? हाँ ऐसे नहीं, मजाक नहीं चल रहा कोई. यार मैं भी एग्जांपल ऐसे लेता हूँ ना बेकार से कि बार बार मैच कर जाते हैं वो. 10 ले लेते हैं, आप तो नहीं करेगा कुछ डिफरेंस लेने में वो. ठीक है समझ गया आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. अब देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं. इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसको निकालने का तरीका 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. हाँ जी अच्छा जी, हमें तो आता ही नहीं था सर. अच्छा नहीं आता था आपको सर. ये 2,3 अगर यहाँ पर यही तो है वेक्टर. अब मुझे खुद बताओ ये कितना है? 2 है मैग्नीट्यूड, वैसे कितना है 3 है, तो इसका कितना निकलेगा सर? पाइथागोरस क्या बोलती है? स्क्वायर रूट के अंदर ये करो. बोलता नहीं बोलती?
हाँ यार, बच्चे भी ना बस मजे लेने में लगे हैं मेरे से। सर नहीं होता नहीं होता, क्या यार, ले लो यार, तुम ही ले लो मुझे। ये 2 का स्क्वायर लगा दो सर, तभी तो ले रहे आपसे मैं। 2 का 4, 4 का 9, 9 का 4 13। पता नहीं क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। बी कितना होगा बी? 4 का स्क्वायर 16, 10 16 का क्या है भाई ये 116। अरे वाह, चलो जो भी है सर लिख लो। अब क्या है, निकाल लिया मैग्नीट्यूड। वंस यू आर डन विद द मैग्नीट्यूड देन यू, अब हो गया काम, हो गया। अब क्या करोगे? अब अगर आपको डॉट प्रोडक्ट करना आता था तो आप कम कर पाओगे, इसलिए तो बोला ये एप्लीकेशन है। किसका एप्लीकेशन है? डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट करना ही नहीं आता, कैसे कर लोगे? आ जाओ सर, एक डॉट प्रोडक्ट करा के दिखा दिया आपको। जब भी डॉट प्रोडक्ट करने का हो, देखो इन जनरल अगर मैं लिखूँ तो ये वेक्टर ऐसा दिखना चाहिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। बी वेक्टर कैसा दिखेगा इन जनरल अगर मैं बात करूँ बारीक, x1 ऐसे बोल लो सर, इसको बोल लो ए आई कैप प्लस बी जे। आपको पता है मैं यहाँ पे z को भी जोड़ सकता हूँ, मैं केओस नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि जो सब कुछ इसमें वही सब कुछ z में भी होगा। मैं जाना नहीं चाहता उस पर, क्योंकि मेरी अंतरात्मा फिर इजाज़त नहीं देती मुझे कि z के बारे में 2 बातें और बोल लो, और वो 2 बातों के चक्कर में 10 मिनट चले जाते हैं। इसलिए मैं उसको नहीं बोल रहा अभी, वो आपके लिए कंसर्न नहीं है कोई बड़ा। 2 पे बात करें, 2D पे बात करें। वैसे मोशन ना प्लेन पे ये टॉपिक यूज़ होगा, तो 2D से ऊपर जाएंगे नहीं हम। कुल मिला के ए वेक्टर बी वेक्टर है। सर निकाल दो यार प्लीज़ यार, सर देखी जाएगी। ए वेक्टर प्लस बी डॉट वेक्टर कि मैं हद से आगे बढ़ गया था आशिकी में, यानी जिंदगी को ले रहा मजाक ही में, मजाक ही में मिल गया सब खाक ही में, अब छू कर आया मंजिले तो तन्हा था मैं वापसी में। सर क्वेश्चन कर ले पहले, बाकी आपके तो गाने चलते रहेंगे। कैसे करते हो प्रोडक्ट? जैसे करते हो वैसे ही करो, कोई नया नहीं है कोई। ये एक्स आई कैप है ना, जैसे करते थे भाई बचपन में। क्या सिखाया था गुरुजी ने? यही सिखाया था ना, बस वही करने का। गुरुजी को नमन करो एक बार कि गुरुजी धन्यवाद आपका, आपने हमें उन दिनों गुणा करना सिखाया। अब देखो कैसे करते हैं सर। एक्स क्या नंबर, एक्स वाई ए बी दे वाला नंबर हम जानते हैं, 2,3 वही चल रहा है। देखो व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग बोथ ऑफ देम, तो एक्स एक नंबर है, एक नंबर, इन दोनों का तो आपस में हो जाएगा। एक्स ए बोलो या एक्स बोलो, इनको कोई मतलब नहीं होता। बोले भाई नंबर है 2-3 टाइप का, 2-3 बोलो या 3 बोले की बात है। लेकिन सर आई तो एक वेक्टर है ना यार, आई तो एक वेक्टर है ना, यूनिट है माना हमने, लेकिन वेक्टर तो है ही ना सर। तो इनके बीच में तो हिसाब किताब करना पड़ेगा। डॉट लिखा तो डॉट लिखने का, क्रॉस लिखा तो क्रॉस लिखने का। एक्स आई एक्स और बी बोल रहे, हमारा भी वही हिसाब करो भैया, हमें भी जस्टिस चाहिए। आई को जे के साथ डॉट करो, हमने कहा कर दिया लो। अब वाई ए के साथ जा रहा सर, ए वाई लिखना हमें अच्छा लग रहा, जे के साथ आई का डॉट हो गया, और ये बी और वाई के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो कुल मिलाकर जे ना जे के साथ डॉट कर लिया। अब आपको मजेदार बात बता दूँ, आप भी मुझे क्या याद रखोगे, आप भी बोलेगा यार मिला था एक मास्टर यार, उड़ती पतंग सा था वो, ऐसा बोलोगे आप मेरे लिए। कहाँ गया उसे ढूंढो, कहाँ गया उसे ढूंढो, हमको तो राहें थी बनानी, मास्टर अपनी राह बनाता, गिरता सवरता मस्ती में गाता था वो मास्टर। छुके हमारे दिल को, कहाँ गया वो मास्टर, उसे ढूंढो। सर गाने की बैंड बजा दी आपने, प्लीज़ गाना ना गाएं, हमारा भरोसा उठ जाएगा गानों से। फिर जे कैप डॉट जे कैप, फिर से आपका कितना आ गया? 1 आ गया। आपको गानों की पढ़ी बताओ यार, मैं इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रहा, आप लोग हंसने में लगे हुए मेरे पे। कुल मिला जुला करके बात है, मैंने कुछ नहीं किया, आई हैव जस्ट अप्लाइड दैट थिंग। मुझे पता है ना यार डॉट कैसे करने का, डॉट करना मुझे आता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा, तो मैंने वही किया। सर ये आपने 0 कैसे डाल दिया यहाँ पर? क्योंकि सर हम जानते हैं कि अगर ये एक्स एक्सेस है तो आई कैप यहाँ होगा। सर तो दूसरा आई कैप कोई दूसरा है क्या? वही तो वही चीज़ है। तो अपने साथ ही कोई कितना एंगल बनाता है सर? 0 डिग्री। सर इस बारे का इसका क्या चक्कर था? उसकी गलती तो हमें समझ में आ गई, इस बेचारे की क्या गलती थी? सर नहीं इसकी नहीं थी गलती, तो मेरी ही है ना यार। तुम लोग तो ऐसी बात कर रहे हैं यार, ये जे कैप है तो जे कैप के साथ कितना बनाएगा, इतना बनाएगा। लेकिन सर अगर गलती से ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, मतलब आप समझ गए, आपसे आप समझ गए रूल हमने अपने लिए क्या बन गया? रूल अपने लिए बन गया कि आई कैप डॉट आई कैप हमेशा 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप भी 1 होता है, के कैप के डॉट के कैप भी 1 होता है, लिखने की जरूरत। लेकिन सर आई कैप और जे कैप 0 होता है। सर जे कैप का के कैप के साथ डॉट करो तो वो 0 होता है। सर के कैप का आई कैप के साथ डॉट करो तो वो 0 होता है। अभी के कैप का चक्कर नहीं है, वो एक यूनिट वेक्टर है लॉन्ग साइड एक्सेस, डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट दिस। ठीक है, आ जाओ देखो। चलो अच्छा ये तो बताया नहीं सर आपने, आप भी नजर यार। अच्छा देखो आई कैप इधर है, मुझे बोल दो कि मैं झूठ बोल रहा, आई के और जे के बीच में 90 डिग्री एंगल नहीं बोलो। अगर के कैप यहाँ होता तो क्या होता है ना, जेड एक्स तीनों बराबर परपेंडिकुलर होती है, तो ये उसके साथ 90 बनाता है, ये उसके साथ 90 बनाता है। तो ये 90 में से चक्कर क्या हो रहा है सर? cos 90 0 होता है, इसलिए जब आप आई कैप डॉट जे कैप करते तो 0 आएगा, जे कैप डॉट के कैप करोगे 0 आएगा, के कैप डॉट आई कैप करोगे 0 आएगा। सर मैं गलत तो नहीं कह रहा कि ये 0 रिजल्ट देगा, ये भी 0 रिजल्ट देगा? बोल दो कि गलत कह रहे हैं आप।
नहीं सर मैं गलत नहीं कह रहा, मैं सही कह रहा हूँ। जे और आई के बीच में एंगल 90 डिग्री है, जब भी आप cos 90 निकालोगे 0 होगा ओवरऑल। सो यू आर ओनली लेफ्ट विद ए एक्स, और आई डॉट आई तो सर 1 होता है, वहाँ पे बी वाई मिला, बी वो भी 1 हो गया, तो ओनली यू आर लेफ्ट विद दिस। सर अब कोई मेरे से बोल रहा सर यार आप भी ना ऐसी ऐसी बातें करते हो ना सर, इतनी सरल सरल चीज़ों को ना सर आप ऐसे ऐसे पढ़ाते हो ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या क्या है ये कठिन पढ़ाते हो। कोई ऐसा कह रहा है मेरे से। अच्छा ये बात है। हाँ सिंपल तरीका होता है, आपसे ध्यान रखना, आपको करना नहीं है, लेकिन सिखाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी शुरू में। आपको ये करना है कि एक्स आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी एक्स ए से मल्टीप्लाई होगा, और जे का कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, बी वाई से मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करने का इतना लंबा काम, समझिए। लेकिन ये मुझे कराना मेरे लिए ज़रूरी था, इसलिए मैंने करा दिया। सर चलो यार आप भी ना, ये भी करा दिया आपने हमें। तो अब मुझे बताओ, क्या मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालने को बोले मैं ही निकाल पाऊंगा? अच्छा मजाक है सर, अच्छा मजाक कर लेते हो सर आप कभी कोई हमारे साथ। इन दोनों को कैसे करोगे आप सर? अब वो थोड़ा ना लंबा चौड़ा करेंगे भैया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 भैया, 3 को 10 से करेंगे, 3 10 का 30 हो गया, 38 हो गया। कितनी आसानी से हमने आंसर निकाल दिया। ऐसे ही करते हैं नॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब से ध्यान रखने का, अब से कभी भी ऐसा नहीं कि सर हमें नहीं आता। और एक बात जरूर ध्यान रखना, टीचर का दिमाग घूमने की देर है, वो 10J को आगे कर देंगे, 4I को पीछे कर देंगे, तो आप यही मत करते रहना। आप देखना आई का हमेशा आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, भले ही आई वाला पीछे कहीं पर लास्ट में भी लिखा पड़ा हो, समझ गए आप? अच्छा कॉस थीटा कितना होता होगा सर? कॉस थीटा बराबर, ये बोल रहे थे कि इन दोनों का डॉट हो, तो सर 38 आ गया, और इसका मैग्नीट्यूड सर रूट का 13 है, और इसका मैग्नीट्यूड सर रूट का 116 है। तो कहीं ना कहीं किसी को मन कर रहा अगर थीटा निकालने का, तो उधर निकाल लेने का 38। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको 13 और 116 का मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत होगी, कर लेना। आप कभी जब सॉल्व करोगे ना, तो आपको ऐसे आंसर यहाँ मिलेंगे 1/2 टाइप को, तो आप एकदम समझ जाओगे थीटा यहाँ पे 60 रहा होगा, आपको यहाँ 0 मिलेगा, आप एकदम समझ जाओगे कि क्या रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ जाओगे। तो सर इसमें मेन बात क्या है ना, कुछ भी खास मेन बात नहीं है। आप देखो मैंने पीछे आके बोला था, यहाँ पे एक चीज़ लिखो, मैंने कहा था कि जब भी कोई 2 वेक्टर गिवन होते हैं तो उनके बीच का एंगल पता होता है। कहा था मैंने कहा था मैथ से बताऊंगा, बता दिया मैंने। मुझे सिर्फ 2 वेक्टर गिवन थे, कहाँ गए वो 2 वेक्टर? ये 2 वेक्टर, मैंने इनका एंगल निकाला, बोल दो नहीं निकाला। ऐसे ही सर चीज़ ही ऐसा हूँ मैं, ढूंढोगे अगर मुल्को मिलने के नहीं नायाब है, ताबीर है जिसकी हसरतों गम, ए हम नब नब वो ख्वाब है हम, ढूंढोगे अगर, हो गया इसका काम। लेकिन इसकी जगह से हमें टू फाइंड द वेरिएबल, जो मैंने पॉइंट लिखा ही काम का पॉइंट है। देखो आज इधर मैं हैरतों हसरत का मारा, मैं हैरतों हसरत का मारा, खामोश खड़ा हूँ साहिल पर मैं, हैरतों हसरत। चलो हो गया। अब हमें समझ में आया सर, व्हेनेवर 2 वेक्टर्स आर, व्हेनेवर लिखा था ना मैंने, इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। Whenever 2 vectors are perpendicular to each other, then the dot product is 0. Oh wow sir, रूल बोला मैंने, फेंक के मारा एक रूल मैंने, कि if a vector and b vector are perpendicular to each other, whenever 2 vectors are perpendicular to each other, then that dot product must be equal to 90. देखा ना आपने a cap j cap का, बस वैसा ही है। लेकिन converse may or may not be true। क्या लिखा सर आपने? मैंने लिखा ना, जैसे प्रणव एक अच्छा लड़का है, लेकिन हर अच्छे लड़के क्या प्रणव है? जरूरी नहीं है सर, बस वही बात है, बस उसी को कहते हैं कन्वर्स। जैसे मैंगो एक फ्रूट है, लेकिन क्या हर फ्रूट मैंगो है? मे और मे नॉट भी, क्योंकि जो फ्रूट आपने उठाया हो सकता है मैंगो, या हो सकता है ना हो। तो बस वही चक्कर होता है। और कहना क्या चाहते हो सर आप? पता नहीं क्या क्या कहते रहते हो यार आप, समझ कुछ आता नहीं हमारे, हम फिर भी लगे पड़े हुए 1.5 घंटे से आपका वीडियो देखने में, समझ नहीं आ रहा। लेकिन अच्छा देखो क्या है चक्करबाजी, क्या होती है कि आपको किसी ने इस बार कंडीशन नहीं दी कि इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, देन यू कैन नॉट फॉर्मली से कि यार जरूर उनके बीच का एंगल 90 हो। क्यों नहीं कह सकते मैं बताता हूँ। क्योंकि हम जानते हैं कि इस चीज़ का मतलब है ए बी कॉस ऑफ थीटा बराबर 0, और इन 3 चीज़ों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। दिस ओनली मीन्स कि या तो ए 0 या तो बी 0 रहा होगा मैग्नीट्यूड वाइज, या तो कॉस थीटा 0 रहा होगा मैग्नीट्यूड वाइज। ये 0 रहेगा तो दैट ओनली मीन्स कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री रहा होगा, अदरवाइज कोई और कारण नहीं सकता। हाँ अगर आपको कोई कह दे कि इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर्स, इफ समवन इज सेइंग दिस कि वो नॉन जीरो वेक्टर यानी जीरो नहीं हो सकते, तो फिर आप सिर्फ यही कहोगे कि सर दिस ओनली कंडीशन विल बी अप्लाइड, क्योंकि ये और ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये ना कहा हो तो सोचो, तब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप इसलिए लिखा मी और मेनोडी, समझ गए? तो समझ गए आपसे। अब देखो आप समझ गए होंगे कि वो क्या होता है। अब क्वेश्चन क्या आता है ना, देखो ऐसा आता है क्वेश्चन, ए वेक्टर बराबर है 2i कैप प्लस का pj कैप, बी वेक्टर बराबर है सर i कैप प्लस का 10j कैप। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p?
इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, दोनों टर्म यूज होते हैं, ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री होता है, नोट कर लो इसे। इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन यू विल जस्ट अप्लाई दिस कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, क्योंकि हमें ये पता है अगर परपेंडिकुलर तो दिखा है भाई पीछे कैसे, इन का डॉट निकालेगा 2 1 2, क्योंकि इसके आगे 1 है, कुछ नहीं, p इंटू 10 कितना लगेगा 10p बराबर 0 सर। तो हम निकाल देंगे फटाफट से कि p बराबर हो जाएगा माइनस का 1/5। ऐसे निकाला आपने, ऐसे निकालते हैं वेरिएबल, आएगा क्वेश्चन ये, देख लो ध्यान से। टू फाइंड द प्रोजेक्शन, अभी तीसरा टॉपिक रह गया फाइंड द प्रोजेक्शन। भाई तुम लोगों ने तो सब कुछ पढ़ लिया यार जितना मुझे आता था, हैं इतना ही आता था भाई, मुझे लगता है मेरे अंदर की शक्ति कम हो रही है, बस यही तो बात है सर, पढ़ाई में कम नहीं होती है, बांटने से बढ़ती है सर। यस, अंदर बढ़ रही है। तो प्रोजेक्शन, इसका मतलब प्रोजेक्शन निकालने में देखो क्या होता है। हाँ तो मैं कहा था, मैं हैरत तो हसरत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर, मैं हैरतों हसरत का मारा। बाद में, अभी बाद में। प्रोजेक्शन देखो, अब मुझे बताओ अब कितना फील आता है बोलने में। सर अगर ए वी गिवन है तो मुझे एंगल निकालना आता, अब कितना फील आ रहा है मुझे बोलने में। पहले डर रहा था मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं था ना वो टॉपिक, अब पढ़ा रखा सर, डरने की कोई चिंता नहीं है। और देखो एंगल कैसे लिया मैंने, सब सर आप एक एक चीज़ ऐसी बोलते रहे, मजा सा आता है अंदर से। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होगा। प्रोजेक्शन का मतलब समझो बच्चों, प्रोजेक्शन का मतलब होता है शैडो। इस वीडियो में मुझे एक बार बहुतों ने अप्रिशिएट किया था, जब मैं बहुत छोटा बच्चा था, 12वीं करके 13वीं 14वीं में था, उस समय मैंने वीडियो बनाता था जब मैं यूट्यूब पे 2017-18 में मैंने इस पे प्रोजेक्शन पे वीडियो बनाया था। अच्छा अप्रिशिएट किया था मुझे लोगों ने, बच्चों ने, आप जैसे लोगों ने। सर मज़ा सा आ गया, जबकि मुझे खुद लगता है कि ऐसा भी क्या पढ़ाया था मैंने उस समय, जबकि उस समय तो ना अच्छा नहीं पढ़ा रखा था मैंने, लेकिन फिर भी यार। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन का मतलब होता है शैडो, मतलब होती है छाया, यानी इस चीज की छाया इस बी पर कितनी पड़ रही है, बी नाम के वेक्टर पे। सर छाया में क्या होगा ना, हर एक पॉइंट अपनी मिरर इमेज, मिरर के ऊपर ऐसे बनाता हुआ चलता रहेगा, एक तरह से इमेज तो पीछे बनती है लेकिन मिरर पे ऐसे दिखता रहेगा। क्या करो, पहले पॉइंट का तो यहीं पड़ेगा, ये लास्ट पॉइंट को ले लो वो यहाँ पड़ेगा, और बाकी सारे पॉइंट इन दोनों के बीच में यहाँ पड़ते रहेंगे। तो कुल मिला के जो इमेज बनेगी, मतलब वो जो बनेगा इसका प्रोजेक्शन, जो छाया बनेगी वो ये होगी, ये छाया, ये एरो होगा, ये एरो होगा सर। अरे जाना भैया यार, प्लीज 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 यार, इज्जत का सवाल है। हाँ चलेगा। तो कुल मिला के ये हो गया, ये पिंक कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज द शैडो ऑफ दिस। लेकिन शैडो नहीं बोलते ना मैथ्स में, हमें अलग से बोलना है ना भाई, थोड़ा प्रोफेशनल, बी प्रोफेशनल। तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर पे गिराया हमने। अब मुझे बताओ अभी यार, ये फायदा होता है ना भाई यार, वन शॉट वगैरह में ये फायदा होता है कि अभी भी चीजें पढ़ाई रहती है सारी की सारी। ऐसा नहीं कि भाई तुम्हें दूसरे लेक्चर में पढ़ाया था, तीसरे में पढ़ाया था। सर हमने भी पीछे देखा कि अगर ये ए है, ये कितना होगा मुझे बता दो, मुझे बोल दो सर कि आप गलत बोल रहे कि ए कॉस थीटा होगा, बोल दो सर। मैंने बोला था, बताया था कि थीटा वाला कॉस, अरे भाई बताया था करके क्यों होता है, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ही बोल दिया था कॉस होता है, मैंने बताया था क्यों होता है, और ये वाला साइन होता है, लेकिन मुझे जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ इसकी थी। मेरा आंसर आ गया मेरा आंसर आ गया, इसका आंसर ए कॉस थीटा। लेकिन लोगों ने बोला भैया आंसर तो आ गया आपका, लेकिन ये आंसर मानेंगे नहीं। हमने कहा काहे ना मानोगे, बोले इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हमने आपको ए वेक्टर बी वेक्टर दिया, आप हमें एक और कॉस थीटा दे रहे, थीटा कहाँ से आ गया, हमने तो ना दिया था आपको। हमने बोला अरे भैया कॉस थीटा गिवन हो जाता है अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी बोल रहे, हम नहीं मानते। हमने कहा नहीं दिखा देते हैं। हमने बोला देखो भैया कॉस थीटा निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, डॉट प्रोडक्ट लगा देना होता है दोनों के बीच में, जो दे रखे आपने ए बी तो दे रखे, इतना तो मानते हो, बोल रहे हाँ जी वो तो मानते। मैंने कहा तो क्या ये नहीं मानोगे कि आप कॉस थीटा को हम यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। अब ये निकालने के लिए आपको ए और बी के अलावा किसी चीज़ की जरूरत पड़ी हो तो बता दो यार, नाम बदल दें आपका, ठीक। बोल रहे नहीं ये बात तो सही है। मैंने कहा तो लो यार, आपको मजा नहीं आ रहा उसमें, आपको हमारी बात तो यकीन नहीं है, लो लिख दो ऐसे करके। बोल रहे सर नाराज क्यों हो रहे यार आप, आपकी तबीयत खराब है, भूल गया फिर से। ए ने ए को काट दिया सर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बचा ये, और अरे सर ये गलत बात है सर, मैंने वेक्टर लगाना चाहिए, कितनी गलत बात है सर आपकी, डॉट और यहाँ बी बचा सर। मैंने आपको पीछे ना एक बात बताई थी, मैंने आपको बोला था कि जो कैप होता है, यूनिट वेक्टर निकाला जाता है वो इससे निकाला जाता है। मैंने आपको लॉजिक दिया था कि वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के, वहाँ से। हाँ सर बोला तो था आपने, बस आप भी सर गुटिया फिट करने में लगे हुए यहाँ की वहाँ, बस अपनी बात को सही करवाने में लगे पड़े हुए आप। तो प्रोजेक्शन मेरे पास अल्टीमेटली निकलता है ए वेक्टर डॉट, आपको दिख रहा है वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड, क्या मैं बोल सकता हूँ कैप हो गया, दैट्स इट, ऐसे निकलता है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर ऐसे निकलेगा। कैसे, जिस पर प्रोजेक्शन ले रहे हो तो उसका कैप लग जाता है। तो आपको मैं एक होमवर्क दे देता हूँ, लगे हाथ। आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। टाइम कितना हो रहा है, अरे भाई साहब 4-5 बजे आया था मैं, 6 बज गया क्या। बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, सर छोड़ के चले गए, मुझे बताओ। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ ये ऐसा होगा, बी वेक्टर ऑन है ना, जिस पर लग रहा है उसका कैप लेने का, लेकिन आपको प्रूफ करना है। सेम अप्लाई द सेम प्रोसेस, ठीक है, समझ गए। बस बहुत भयंकर, बहुत ही भयंकर हो सर आप तो, मजा सा आ गया।
आपको याद होगा पीछे मैंने क्रॉस प्रोडक्ट, अब याद आपको याद भी तो नहीं होता। अच्छा सर हमें नहीं होता याद। सर नीट JEE की प्रिपरेशन कर रहा है, आपने कभी देखा भी नहीं होगा पेपर उठा के, ऐसे ऐसे चीज़ें पढ़ाई करते हैं हम। देखो चलो ये समझा दिया मैंने आपको, ये इसकी बारी कर लेते हैं अब यार। यार तुम लोग भी खतरनाक हो यार, तबीयत खराब है पूरा चैप्टर ही करवा दिया यार। हाँ सर ऐसे ही कभी आओ तो सही मिलने हमसे। क्रॉस प्रोडक्ट ये हो जाए ना भाई यार, मैं जाके सीधे सो जाऊँगा सबसे पहले तो, बाकी काम होते रहेंगे यार। वेक्टर प्रोडक्ट तो तुम्हें पता नहीं, जब ये लेक्चर खत्म हुआ ना पहले तो मैं यहीं गिर जाऊँगा थोड़ी देर बाद 10-5 मिनट के लिए। प्रोजेक्ट वेक्टर क्या वेक्टर, अबे क्या लिख दिया मैंने, हाँ वो प्रोजेक्शन चल रहा था, तबीयत का असर होने लग गया। वेक्टर प्रोडक्ट सर अब ऐसा करो 10 मिनट शांति से पढ़ा लो, इधर की बातें करे बिना, आप बातें बहुत करते हो आप। वेक्टर प्रोडक्ट देखो मैंने क्या बताया था, ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर। अब सुनना यार प्लीज़, ध्यान से सुनना जरा, सुनना, ये बहुत मतलब मेरे लिए बहुत ये स्पेशल टॉपिक है। मैं आगे भी पढ़ाऊंगा आपको इसको, मैं पहले ही बताता हूँ, प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी जस्ट मैं सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा कुछ टाइम बाद, जब वहाँ पढ़ूंगा यार, प्लीज़ यार तब तक भूलना मत यार, इसे कम से कम यार। सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा ना मैं बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस डब्ल्यू वेक्टर कहूँगा यार, उसमें भूल मत जाना कहीं। ये नहीं कि सर क्या कह दिया आपने, मैंने पहले बता दिया, मैं कहूँगा वहाँ पे, मैंने पहले बता दिया। टॉर्क पढ़ाते समय भी कहूँगा, लेकिन वो दूर आएगा, इसलिए पहले ही बोल दिया बताऊँगा, तो प्लीज़ ऐसा मत बोलना मैं नहीं आता। इसलिए भी ध्यान से सुन लो जो कुछ सुन रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये बच्चे ने इसने पढ़ लिया, प्लीज़ मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा, क्योंकि यहाँ मुझे बड़ी हेल्प मिलेगी फिर। अब सुनो क्या होता है ये सर, बड़े मज़े की बातें। हो क्या गया सर आपको अजीब सा कुछ प्रॉब्लम है क्या सर, कुछ है तो बताओ हमें भी, अगर ऐसा कुछ। साइन थीटा है यहाँ पे सर, एन कैप है, इस पर हमें नहीं जाना कि क्यों हुआ क्या हुआ, नहीं जाना, एक बार के लिए नहीं जाना। हमें पता है कि मान लेते हैं इतना हो गया, इसके आगे की कहानी हमें पूरी की पूरी हम डिस्क्लोज करेंगे। आ जाओ सर, होता क्या कि इसके एप्लीकेशन लगाएंगे हम पहले सर कुछ समझाओ यार सर, डायरेक्शन वगैरह से समझाओ, मज़ा नहीं आ रहा हमें। आप बोल रहे वेक्टर, आप बोल रहे कि सर ये वेक्टर है, हमने कहा काहे है वेक्टर, तो आप बोल रहे सर कि इसके पास मैग्नीट्यूड है और उसकी डायरेक्शन है, तो फिर मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन सर इसमें बस आप अपनी चलाने में लगे पड़े हुए, बस ऐसा कुछ लग रहा है हमें। तो आज मज़ा दिलाते हैं आपको। देखो अपने को क्या है कि एक टेबल है, टेबल की टांगे हैं, 4 हैं, लेकिन आपको हम 3 नहीं दिखाएंगे। तो ये है, इसमें एक मान लो कि एक वेक्टर ऐसे करके रखा हुआ ए वेक्टर मान लेते हैं, ऐसे रखा हुआ ए वेक्टर, ठीक है ना। कुछ नाराज़गी तो नहीं है, कोई बता दो यार प्लीज़ यार, अगर नाराज़गी हो तो ठीक है। ए वेक्टर और ये पड़ा हुआ बी वेक्टर। इफ नाउ समवन इज सेइंग, मैंने ऐसे जानबूझ के उसमें पढ़ा है, मैंने टेबल के ऊपर भी रख सकता था, मैंने सोचा यहाँ पे रखूँगा, थोड़ा फील आएगा आपको क्या है करके। टेबल के ऊपर भी रख सकते हो यार, जैसे पेन रख दो टेबल के ऊपर। सर ए वेक्टर का बी वेक्टर से क्रॉस करोगे तो क्या करने का, राइट हैंड निकाल लो सबके सब अपना, ये राइट हैंडेड सर, ठीक है राइट हैंड, यस सर राइट हैंड में अपने ए जिसको पहले बोल लो आप, ए वेक्टर को पहले बोलो, इसको प्लीज ढंग से करो। अभी आप एम्पियर सर्किटल लॉ वगैरह पढ़ोगे या कुछ भी पढ़ोगे, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, सब जगह काम आएगा ये चीज़, उसमें बहुत काम आता है। यही चीज़ होती है ना काम आने वाली यार। फिर और क्या होता है जब आप पढ़ोगे बायो सेवर्ट्स लॉ, अगर आपने कभी पढ़ा होगा 12th के, अगर आप होंगे बाई चांस एक बारी के लिए, तो क्या पढ़ते हो आप वहाँ पे, B = IBL sin थीटा, तो DL और क्रॉस R करना होता है, वही है भाई, है इसे ध्यान से पढ़ो। देखो ए वेक्टर पे रखो और इस पे करो, बी थंब बाहर को आ रहा है, ये बाहर को आ रहा है, बाहर को नहीं है डायरेक्शन, आप समझो टेबल के हिसाब से समझो। ये टेबल है ना, मेरे सामने टेबल है, काश ऐसा होता है कि मैं इसे खींच के लापता आगे, काश मैं खींच के लापता इसे आगे, तो मैं ऐसा कहता कि ए पे रखो हाथ को, बी पे ये करो, ऊपर जाएगा थंब। आप मेरी बात समझ रहे हो, ए पे रखो हाथ को, बी, अगर ये टेबल है ना, टेबल ऐसा फ्लैट है हॉरिजॉन्टल, ए पे हाथ को रखो, बी की तरफ कर्ल करो, थंब ऊपर को जा रहा है। अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसमें डायरेक्शन जो है ऐसा टाइप का है। ये फ्लैग बनाया, फ्लैग इज रिप्रेजेंटिंग कि यार ये ऊपर है, फ्लैग लहराता तो है ऊपर को, मुझे लोग बाहर से देख रहे हैं, मुझे शर्म सी आ रही है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से निकलता है। लेकिन अगर यहीं पर आपको बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालना था, यू नीड टू प्लेस योर राइट हैंड ओवर बी वेक्टर, बी वेक्टर के ऊपर रखना पड़ेगा, ए वेक्टर की तरफ कर्ल करोगे, थंब विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन, थंब आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यानी मैं इसको डिफरेंट उससे बना देता हूँ, दिख तो नहीं रहा आपको कलर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बी वेक्टर दिख नहीं रहा ना, कोई बात नहीं, मैं दिखाने में नहीं जा रहा उसे, ठीक है, जितना दिख रहा है उतना ही देखो यार, ठीक है। कोई लगे सर मैं समझ में आ गया। अच्छा एक बात और अभी दिखाता हूँ आपको, देखो नाउ इफ समवन इज सेइंग कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, हाउ कैन यू फाइंड इट, हम कहते हैं बी ए साइन ऑफ थीटा, बी ए साइन ऑफ थीटा एंड हाँ ठीक है सर मैं समझ गया आपकी बात को, लेकिन मैं यहाँ पे एन कैप लगाता हूँ। अब आप बोलोगे क्यों लगाया सर आपने, ऐसा कैसे लगाया, मैं बताता हूँ कैसे लगाया। क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर ये एन कैप है तो ये कितना होना चाहिए सर, ये माइनस का एन कैप ही होना चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड इज दे बोथ आर सेम बिकॉज दे बोथ आर द यूनिट वेक्टर्स, दे आर यूनिट। अच्छा एक बात प्लीज मैं माफी चाहता हूँ इस बात के लिए, ये एन कैप जो दिख रहा है ना आपको, दिस एन, देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो भले ही है, चलो इधर आ जाओ, वो भले ही है वो, लेकिन इसके डायरेक्शन में कोई तो यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो आप, उसका यूनिट, क्योंकि किसी वेक्टर का यूनिट निकाल सकते हैं हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके उस वेक्टर को, मैंने दिखाया पीछे फॉर्मूला। तो मान लेते हैं इसका यूनिट वेक्टर एन कैप है,
तो जिसका भी यूनिट वेक्टर निकालोगे ना आप वो मैग्नीट्यूड में सेम निकलेगा, अभी निकलेगा, मैं दिखाऊंगा आपको निकाल के, ऐसे हवा में थोड़ा बोल रहा हूँ, लेकिन वो नीचे की डायरेक्शन में होगा तो इसलिए लोग माइनस एन कैप कहेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होंगे दोनों, इसलिए ऐसा लिखा। अब देखो अगर मैं एक बार के लिए नेगेटिव को, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं अपनी चला रहा हूँ, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कहीं? अरे यार अब क्या करने लग भी रहा, तो बी ए साइन थीटा है और ए बी साइन थीटा एक ही होगा क्योंकि ए बी जस्ट अ नंबर, 2 into 3 3 into 2, so that's why I can write it like a b sin theta or n cap, and this whole is basically equal to a vector cross b vector। आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए सर, दिल पे लगनी चाहिए सीधे बात, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर नेगेटिव का ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर, जितना इसका मैग्नीट्यूड होता है एग्जैक्ट इसका मैग्नीट्यूड होता है। कारण क्या है? क्योंकि मैग्नीट्यूड ये है और यहाँ मैग्नीट्यूड ये है, एंड दे बोथ हैव अ सेम मैग्नीट्यूड क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, बट दे अपोजिट इन द डायरेक्शन, दैट्स व्हाई दिस इज। जब प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं तब भी आता है रिजल्ट। अब मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा होगा, करके दिखाऊं, करके दिखा लेता हूँ यार, इन लोगों को मेरी बातों का ना यकीन नहीं रहता, इसमें चक्कर तो ये हो गया ना। देखो चलो इसका मैथ्स देख लो, मैथ्स कैसे होता है इसका, जब करा ही रहा हूँ तो फिर अब करा ही दो यार, अब सर पूरा का पूरा टाइम ले लो अब जितना लेते हो। देखो ए वेक्टर क्या होता है ना, जैसे मान लो एक बार के लिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है, मैंने इस बार k कैप को भी ले लिया, चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन डरना मत। बी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 5k कैप, डरना मत, k को ले लिया कोई दिक्कत नहीं, वही सारा फिनोमेना होता है। उस समय 2,3 का पोजीशन वेक्टर होता है, इस बार 2,3,4 का पोजीशन वेक्टर होता है। जब मैं पढ़ाऊंगा अभी आगे जाके काइनेमेटिक्स, तो मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूंगा उस चीज़ को कि कैसे से रिप्रेजेंट करता है, अभी उसका रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ लो, एक्स्ट्रा आ गया। सर इसका मीनिंग क्या है, क्या कहना चाहते हो सर आप? मैंने कहा सर दिखाता हूँ मैं आपको, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको मेरी बातों का यकीन नहीं हो रहा कि वेक्टर आता है, मैंने कहा निकाल के दिखाता हूँ आपको, देखी जाएगी आज तो। देखो चलो अब निकालते कैसे हैं सर उसको, देखो इसको ऐसे निकालते, जब भी क्रॉस निकालने का है ऐसा करने का, यहाँ पे लिख देने का आई कैप अपनी मर्जी से, जे कैप अपनी मर्जी से, के कैप अपनी मर्जी से, बस ए को पहले लिखा है तो उसके कोफिशिएंट 2 3 4 को लिख दो यहाँ पे, आई के नीचे 2, जे के नीचे, क्योंकि 2i 3, इसके क्या है 3 2 5 लिख देने का, 3 2 5। ये जो चीज मैंने लिखी हुई है डंडे जाके मारे हुए बगल में, से कहते हैं डिटर्मिनेंट, डैट कहते हैं इसे। ये चैप्टर 4 है क्लास 12th मैथमेटिक्स का। अब ये मत सोचना कि आपको 12th की मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप सिर्फ इतना देखो जो मैं बता रहा हूँ, जस्ट फॉलो दिस, और कुछ नहीं पढ़ना आपको, जस्ट फॉलो द स्टेप्स। आई कैप को लिख देने का सबसे पहले। अब देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, आई कैप में ऐसे कॉलम बोलते हैं, ऐसे कॉलम, और इसकी हॉरिजॉन्टल को रो बोलते हैं। तो कुल मिला के इसको और इसको ढक दो, जो मिला आपको 3 4 2 5 एक बार के लिए आपको हेल्प मिले, इसलिए मैं सीधे कर रहा हूँ, जानबूझ के जल्दी नहीं कर रहा, ऐसे लिख देने का बस। जे कैप जब भी लिखना माइनस लगाने का, क्यों लगाने का सर, अभी उस पर जाओगे तो चैप्टर 4 पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ ना, वो रहने दो, मैं खुद नहीं जाता हूँ ना, पढ़ो आप। जे का कॉलम गायब कर दो, रो गायब कर दो, टी टाइप का शेप बनना है, 2 4 3 5 बज गया सर, लिख देने का 2 4 3 5 बज गया, प्लस करके आप के कैप, यानी इसमें एक प्लस माइनस फिर प्लस, आगे कुछ नहीं सर। कॉलम गायब कर दो, इसका रो गायब कर दो सर, 2 3 3 2। सौदा है दिल का ये तू कर भी ले, मेरा पास दिया 15 4 दूनी 8, ऐसे सॉल्व करते हैं। सर आपने बताया नहीं ऐसे करते हैं, हाँ ऐसे करते हैं, 3 5 से मल्टीप्लाई होता है, माइनस करके हो जाते हैं। मेरा जहां बाहों में तू भर भी ले, सौदे में दे कसम कसम भी ले, आके तू निगाहों में सवर भी ले, सौदा ये वादों का है, यादों विरादों का है, ले ले तू वादे चाहे तू तो मुकर भी ले। बाकी आगे गाएंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाने पे हमारे गाने भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। जब मैं ना हे राम वाला गाना गा रहा होता ना, तब आवाज़ बढ़ा दिया करो अपने घर में, मम्मी पापा को सुना लिया करो उसमें, अदरवाइज हेडफोन वगैरह लगा के रखा करो यार। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 7i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। आपको देखने से नहीं दिख रहा कि ऐसी सकल वेक्टर है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा था, आप लोग मेरी बातों को हल्के में ले लेते हो, चक्कर यही है ना। मैंने पहले ही कहा था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल ऑलवेज गिव यू अ वेक्टर क्वांटिटी। सर मैं कब से कहता आ रहा बेचारा कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है भाई, वेक्टर का आप यकीन ही नहीं कर रहे। अब तो कर लो, कम से कम अब तो कर लो यार, वेक्टर है। कल को कोई बोल रहा है सर जी मुझे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, निकाल लो, आराम से निकाल लो, क्या दिक्कत है इसमें। 7 का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर कर लो, 5 का स्क्वायर कर लो, स्क्वायर रूट के अंदर ले लो, निकल जाएगा। मैं यहीं से प्रूव कर सकता था, एक बात मैं यहीं से प्रूव कर सकता था कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालने के क्या करोगे सर, आई को लिखने का, जे को लिखने का, के को लिखने का। सर बी के लिख दो पहले, बी के 3 2 5 लिख देने का, 3 2 5। आई का है ना सर, मतलब ए का है ना सर, 2 3 4 को लिख देने का। आपको पता है मैं जो बोल रही हूँ आपको कि चैप्टर 4 है, डिटर्मिनेंट है, ये है वो, ऐसे पता नहीं क्या, उसमें एक रूल होता है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज हैं 7 8, उन प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टीज सबसे पहले बताएं क्या है
कि कभी भी आप जैसे ना रो 2 कहते हैं, ऐसे ये रो 3 हो गई उस हिसाब से। देखो ज़्यादा नहीं, मैं आपको हल्का सा बता रहा हूँ, कल को कोई मैथ्स पढ़ने वाला आपके सामने स्टाइल ना मारे तो रो 1 है सर, रो 2 है, रो 3 कहते हैं उसे। जैसे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम है, कभी भी कोई 2 रोज को आप इंटरचेंज करते हो ना अगर आपस में, तो नेगेटिव का साइन बाहर आ जाता है। यानी सर अगर आप 2 3 4 को ऊपर ले चलोगे और 3 2 5 को नीचे ले आओगे तो सर फर्क इतना पड़ता है कि इसका नेगेटिव लग जाता है। अब जो भी रिजल्ट आएगा मुझे बताओ, इसको तो हमने सॉल्व किया ही ना, इसको तो हमने सॉल्व किया ही, इस रिजल्ट के आगे नेगेटिव लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह सकता कि अंदर की सारी चीज़ अब क्या बन गई है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही तो बन चुकी है। इसीलिए सर यही चक्करबाजी, इसीलिए हम कह पाते हैं कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए। ये मैथ्स प्रूव करती है इस बात को, मैंने वहाँ प्रूव करी। तरह तरह के यार, एकम सत्य बहुधा विप्रा वदंती, सत्य एक है, विप्रजन उसे अलग अलग भांति भांति के तरीकों से कहते हैं। ठीक है, बस ये हो गया सर, ये भी हमारा हो गया काम। तो कुल मिला के वेक्टर प्रोडक्ट भी हमने निकाल दिया। आपको सर हमने मैथ्स की भी सिखा दिया, तो हमने किसी को सिखाई नहीं दिया आज तक, आपको ही सिखा दिया, हमने भी खुद ही सीखी, आज पता चल रहा आपको। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके बातें होगी। सर आपका माइक वाइक ने आवाज़ें तो बंद कर दिया, आप यहाँ डायलॉग मारने में लगे पड़े, सुन लें हम एक बार। हेलो, वाह क्या मस्त आवाज़ है, वाह वीडियो भी चल रहा है, बस ब्लर ना हो रहा हो कहीं कुछ। हाँ ब्लर हो भी रहा हूँ, मैं डाल दूंगा यार, यही डाल दूंगा मैं नहीं बना पाऊंगा दोबारा भाई। तो ये भी हो गया सर। अब ना एक लास्ट पॉइंट बोल के चल जाता हूँ, सब कुछ पढ़ा दिया मैंने, ना चाहते हुए भी सब कुछ पढ़ा दिया मैंने। आज एक लास्ट फाइनल लेके चल लो यार। अभी लो एप्लीकेशन है, डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन बताए थे ना, इसका भी एप्लीकेशन बता दिया मैंने आपको। इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ इस टॉपिक को, यहाँ कवर कर लो। आई क्रॉस जे हमेशा के बराबर होता है, के कैप के, जे क्रॉस के हमेशा आई कैप के बराबर होता है, और के क्रॉस आई हमेशा जे के बराबर होता है। इसको आप वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने अभी पीछे बताया आपको प्रोसेस, मैंने आपको पीछे बताया ना डिटर्मिनेंट वाले तरीके से, वो जो मैंने बताया ऐसे करके भी आप कर सकते हैं, इसे यकीनन कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नहीं समझे मेरी बात, देखो मैं कहना चाह रहा हूँ, आई लिख दो यहाँ, जे लिख दो यहाँ, के लिख दो। ये ए वेक्टर मान लो, से बी वेक्टर मान लो। अगर ये ए वेक्टर है तो, अगर ये ए वेक्टर है ना, तो ये सिर्फ ये ऐसा दिखेगा फिर 1 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप। आप मेरी बात को समझो, अगर आप कारण जानना चाहते हो तो उन कारण जानने वाले लोगों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए 0 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 0 के कैप। समझ पा रहे हो? अल्टीमेटली ये आई कैप ही है, अल्टीमेटली ये जे कैप ही है लिखने का तरीका। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि ऊपर वाले का 1 0 0 लिखा जाएगा, नीचे वाले का 0 1 0। अब जो तरीका मैंने आपको बताया था ना, उन तरीकों से खोलना है, इसे पक्का के कैप होगा। प्लीज़ मेरे लिए कर लेना काम, कर लोगे? कर लेना मेरे लिए। ये सिर्फ उनके लिए था जो जानना ही चाह रहे थे। ठीक है, ठीक है। लेकिन सर इसको याद करने का एक तरीका होता है, आप यहाँ आई लिख दो, यहाँ पे जे लिख दो, यहाँ पे के लिख दो, आपने इसको ऐसे साइकिल को ऐसे चलाने लग जाओ। देखो आई के बाद जे आता है तो जे के बाद के आता है, इसलिए आई जे के, जे के बाद के आया तो के बाद आई आएगा, इसलिए जे के आई हो गया। के बाद देखो, के बाद आई आता है तो आई के बाद जे। आप नहीं समझे मेरी बात, आप तब समझोगे जब मैं काउंटर दूंगा। जब काउंटर दूंगा ना मैं, तब समझोगे। आप देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, ये वही है, आई है, वही है, जे है, वही है, के है, सेम रोटेशन वही है पिछली बार की तरह, पिछली बार चल रहा था सेम। अब देखो होगा क्या, होगा ये सर, अगर किसी ने बोल दिया कि जे क्रॉस आई कितना होगा, तो मैं कहता हूँ ये माइनस के होगा। कि 2 तरीके से कह सकता हूँ। एक तरीका तो ये है कि मुझे पता है कि जे क्रॉस आई और आई क्रॉस जे के बीच में रिलेशन ये होगा, एक तो मुझे पता है, और आई क्रॉस जे क्योंकि के बराबर है तो इसलिए मैं कह सकता हूँ। एक तो तरीका ये है, मैथ्स ऐसे बोलती है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आपने देखा कि जे क्रॉस आई, सर्कल ये इधर को आ रहा है, आप बोल रहे हो जे क्रॉस आई, आप उल्टा जा रहे हो, तो के तो आएगा लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि आप उल्टा गए थे। ये एक तरीका है सोचने का। ठीक है, तो बस ऐसे करके भी होता है। चलो अब आ जाओ टॉपिक पे, खत्म हो गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये लास्ट टॉपिक अगर मैंने इसे करा दिया भाई, बहुत चैन की बंसी बजाते हुए सोऊंगा मैं आज के दिन। एरिया कितना घटिया सा लिखा हुआ है, सॉरी फॉर दिस यार। ठीक है, बहुत बेकार है सर, लिख तो अब अभी भी नहीं लोगे अच्छा वैसे, लेकिन फिर भी चलो मार लो स्टाइल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, असल में ये टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन मैंने जैसे ऐसा लिख रखा है। देखो इसमें होता क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। एक पैरेललोग्राम है, ये वेक्टर है, ए वेक्टर, जरा समझना, देखते हैं कितने तेज हो रहे हैं आप लोग। ए वेक्टर और बी वेक्टर, 2 चीज़ें हमारे पास गिवन है, समझ लो। उस समय हमें क्या करना है कि हमें कोई बोल रहा है कि कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, मैंने कहा बना के तो दिखाओ। बोल रहे भैया बना लो यार, इतना तो कर ही लो कम से कम यार, तब से कुछ तो करने हो नहीं, 1.5 घंटे से आ रखे हैं यहाँ पे। अच्छा खड़े खड़े भैया जो टांगे दर्द हो रही है ना, काश आपको पता लग पाता कि ऐसा कैसे होता है। देखो चलो, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, यानी हम समझते हैं कि हमें 2 वेक्टर्स गिवन थे, हमने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया, हम जानते हैं क्या क्या होगा। नाउ इफ समवन इज सेइंग कि कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, हमने बोला अच्छा जी अब यही काम रहेगा हमारा, अब एरिया करें फाइंडिंग का। हमने कहा चलो कर लेते हैं वो भी, अब क्या याद रखोगे आप भी हमें। डॉट एक हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, हमने वहाँ कंस्ट्रक्ट किया, सिमिलरली उसकी पैरेलल मैंने यहाँ भी कंस्ट्रक्ट कर लिया, इसको आगे बढ़ा दिया। समझो बात को, मैंने कंस्ट्रक्ट किया, प्लीज़ इसे सीधा समझना। तो अब मैं क्या बोलता हूँ, मेरे पास PQRS नाम का पैरेललोग्राम गिवन था। बेसिकली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS मुझे निकालना था, लेकिन मैंने एक चाल चली, चल तू अपनी, मैं तुझे पहचान लूँगा, पहचान लेंगे भाई हम तो, चल तो सही अपनी चाल।
मैंने क्या किया, इस टुकड़े को यहाँ से काटा, जैसे आप काटते नहीं पिज्ज़ा को, काटा, यहाँ से लेके वहाँ बांट दिया। तो काटना है और बांटना है, ठीक है, काटा और यहाँ बांट दिया, तो ये यहाँ से गायब, लेकिन वो वहाँ जुड़ गया। अब ये मुझे बताओ, ये जो ट्राइंगल है क्या ये सेम है, सेम टू सेम है? हाँ सर है सेम, क्योंकि अगर आपको ए और बी पता है, उनके बीच का एंगल पता है, अगर ये पता है तो आपको ये पता है कि ये बी कॉस थीटा, और आपको ये भी पता है कि बी साइन थीटा। बोल दो नहीं पता सर हमें, तो अब मुझे खुद बताओ, ये भी बी वेक्टर है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा कि सेम टू सेम, सब कुछ सेम टू सेम है, तो ये भी बी कॉस थीटा होगा क्या? अगर ये बी कॉस थीटा होगा तो ये भी बी साइन थीटा होगा। हाँ सर, तो एक बार बताओ सर, जो काटा था वही बांटा है क्या आपने? जी सर वही बांटा है। कैसे सर? क्योंकि इसका एरिया निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दोनों का सेम है, तो इसलिए सर इतना एरिया उतना एरिया तो सर सेम है। यानी कि अपने को क्या कि पहले इतनी चीज़ थी अपने पास मौजूद, प्लीज़ ध्यान से, इतनी चीज़ को काट दिया और यहाँ से अब बची सिर्फ ये बच रहा, इसके अलावा कुछ नहीं बचा, वो काट के यहाँ चिपका दिया। अब आपको दिख रहा होगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेक्टेंगल टाइप का, बोल दो नहीं दिख रहा हमें? एनिमेशन की जरूरत पड़ेगी आपको, बच्चे हो गया। हाँ यार समझ दो रहे हो ना यार। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि सर यहाँ से इस हिस्से को काटने का, पहले ये नहीं था, ये नहीं था पहले, इसको काटा, अब ये हट गया, वो वहाँ बांट दिया, काटा और बांटा। सर यार मैं अगर आपकी जगह होता ना, मुझे समझ नहीं आता, पक्का पता है, वो मुझे नहीं आती थी चीज़ें समझ में, सच में मुझे नहीं आती भाई। टीचर समझा के थक जाते थे, पूरी क्लास चल जाती थी, मुझे बोलते थे आया भाई आया, बोलते नहीं आया। टीचर इतने पेशेंस वाले थे, वो तो नहीं आया, लेकिन मुझे पेशेंस आ गया समझ में, ठीक है। तो अब देखो, तो अपने को क्या कि सर हमें समझ में आया कि दिस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल QMTRT। बोल दो कि आप गलत कह रहे हो सर, बोल दो बच्चों गलत कह रहा हूँ मैं, बोल दो सर, बस नाराज नहीं होऊंगा मैं। QM ये क्या है सर? QMRT QMTR बोल लो ना सर, इसे अच्छा नहीं लगता आपको ऐसा बोलना? ऑर्डर पसंद नहीं है सर आपको? PQRSP बोल दो ना सर, इसे अच्छा लगता है देखने में। अब मुझे बताओ, एरिया तो निकाल सकते हैं ना हम, हमारे पास क्या है ना सर, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकालना है। एरिया में बताओ ये लेंथ नहीं है उसकी, और ये चीज़ सर इसकी एक तरह से विड्थ टाइप की नहीं हो गई, मतलब जो भी कह लो आप, लेंथ विड्थ तो मुझे बचपन से समझ नहीं आया आज तक, कहते किसे ए बी साइन थीटा। मैंने असल में लेंथ इंटू विड्थ किया। मुझे बोल दो कि सर आप गलत कह रहे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बोल दो सर आप गलत कह रहे हैं। हाँ जी, कह के तो देखो एक बार, आप एक बार कह के तो देखो आप गलत कह रहे करके, आप फिर बताएं हम आपको। हमने देखा ना यार पीछे ए क्रॉस बी का हमने निकाला, देखो हर स्लाइड में लिखा होगा ए क्रॉस बी का ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो बेसिकली अल्टीमेटली यार इस चीज़ को लिखने का तरीका यही तो है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस लेने का, तो जो रिजल्ट आता है दैट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, यही तो होता है। वो अरे भाई वही बात है, अब मत कहो सर, अब कुछ, अब वैसे ही हम एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आप सब चले जाओ फटाफट से, इससे पहले कि हम आपका वीडियो डिसलाइक कर दे अब जाते जाते, क्योंकि हम लाइक तो करा नहीं हमने अभी तक, लाइक तो आपने किया ही नहीं होगा, डिसलाइक ही कर दो यार, अब कम से कम कुछ तो करो। यूट्यूब को लगे तो सही कि भाई चलो पसंद नहीं आ रहा तो ना पसंद ही सही, तो दैट्स ऑल यार, ठीक है। हैप्पी एंडिंग हो गई इसकी, हैप्पी एंडिंग देखने का मन तो नहीं कर रहा, चलो कोई बात नहीं, हैप्पी तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के इस तरीके से हमने वीडियो को अपने कवर कर लिया। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं सारा करा लूँगा आपको, लेकिन मैंने करा दिया आप लोगों के सहयोग से, जो आपने बीच बीच में वाही की, मतलब वर्चुअली किया आपने, भले आपने की भी नहीं, कोई नहीं कर रहा, मैं रिकॉर्डिंग ही बना रहा हूँ, लेकिन हम मान लेते हैं पूरा गेम मानने का। जब हम लेट एक्स मान सकते हैं तो हम लेट ए भी मान सकते हैं, कोई वाही कर रहा है। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, वेक्टर अलजेब्रा को हमने फिनिश कर दिया। अगर आप 12th क्लास के मैथ्स के कोई भाई बहन पढ़ते ना, एक बार वीडियो शेयर कर देना, बोलना कि तुम्हारा काम हो चुका है, और आप देखोगे सच में आपका काम हो चुका है। उन बच्चों का क्लास 10th का भी अगर आप जाकर मैथ्स निकालते हो और उसमें आप देखते हो पूरा काम 25 हो चुका है सारा का सारा। 10th की एक्सरसाइज 10.1 से स्टार्ट करोगे 10.4 तक फिनिश, और बहुत बड़ा टॉपिक माना जाता है, इसे पता है आपको, हल्के मत लेना। इसे जो मैंने आपको पढ़ाया आज के दिन, मैंने इसे एज अ मैथ्स एजुकेटर लेकर भी इसे पढ़ाया, क्योंकि वो सारा एक्सपीरियंस मेरे पास है वेक्टर में कितना पढ़ाना है। अब इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं वेक्टर में। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही। होपफुली आपको लेक्चर की सीरीज पसंद आ जाएगी। बेसिक मैथ्स का आज हमने वेक्टर अलजेब्रा तक लेके चले थे, लास्ट वीक कवर कर दिया। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने की कोशिश करें, कमेंट करें और शेयर कर प्लीज़ वीडियो को पहुंचाएं अधिकतर लोगों तक जो कि फ्री एजुकेशन पे भरोसा रखते हैं, जिन तक आप चाहते हो कि वीडियो पहुंचे। डेफिनेटली ये वीडियो सिर्फ फ्री नहीं है इस मायने में कि ये फ्री है बस फाइनेंशियली, वो नहीं, ये जरूरी है क्वालिटी वाइज। मैं इनको कोशिश करूँगी क्वालिटी में ऐसे रहीं कि कोई ऐसा बच्चा जो अच्छे से अच्छे कोचिंग सेंटर में जाकर भी पढ़ रहा हो और आपको लगता हो कि यार उसको कुछ एक स्पेशल चीज़ें मिल रही हैं, तो आपको वो फील ना हो, आपको लगे कि सारी चीज़ें फ्री में भी स्पेशल हो सकती है। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।